नोट्स के फॉर्म में वहाँ पर दी हैं, है ना, तो आपको मिल जाएंगे। 2-3 और भी नोट्स मिलेंगे जिन पर आपको ध्यान से सुन लो, फिर मैं दोबारा रिपीट नहीं करूँगी, तो जिन पर आपको सिर्फ और सिर्फ स्टडी करनी है ना। मतलब आप चाहोगे तो हम क्लास में कभी भी उसको डिस्कशन कर सकते हैं किसी दिन, अगर आपको लगेगा कि मैडम कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो एक बार डिस्कस हो जाए तो कोई मना ही नहीं है। बट ऐसा होता है ना कि टीचर के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो क्लास में कराई जाएँ, कुछ उसकी दिली इच्छा होती है कि वो स्टूडेंट्स तक पहुँचे, और हर वो चीज़ क्लास में रिटर्न फॉर्म में नहीं हो सकती है, ये आप भी समझ रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कि टाइम हम सबके पास लिमिटेड ही होता है। ऐसा तो नहीं कि हमने इकोनॉमी शुरू किया तो अप्रैल मई तक हम पढ़ाते चले जाएंगे, तब भी आपकी ये क्लास जाएगी कम से कम 12-15 मार्च तक, आपको पता है ना। तब भी मतलब जबकि हम बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं कर रहे हैं, मैं आती हूँ और सीधा पढ़ाना शुरू करती हूँ और 2 घंटा लगातार पढ़ाती हूँ, उसके बाद भी मतलब टॉपिक है, क्योंकि ऑब्वियसली इतने इतने टॉपिक्स हैं, सब्जेक्ट है, तो इसीलिए कुछ चीज़ें आपको नोट्स के फॉर्म में दी जाएंगी। तो आपकी बस ड्यूटी एक ही है कि उन्हें ऑनेस्टली आप पढ़ें, है ना, पढ़ें, ताकि आप फिर आप मेरे से डिस्कस कर सके। अगर आप पढ़ते ही नहीं हैं, हालांकि मैं उसके लिए टाइम बाउंडेशन दूंगी कि इसी दिन हम उस पर डिस्कशन करेंगे, जो पढ़ के आएगा ठीक है, जो नहीं पढ़ के आएगा ठीक है ना, तो आपको शायद आज तक मिल जाएंगे, फिर हम लोग उसके ऊपर मंडे को बात कर लेंगे, है ना। नोट्स 3-4 दिए मैंने। अच्छा, आज हम लोग एक नया टॉपिक शुरू करेंगे, हमने बोला भी था आपको पब्लिक फाइनेंस। जैसे कि एक एग्रीकल्चर करके टॉपिक है जो आपके पूरे इसमें फूड प्रोसेसिंग वगैरह है, तो उसमें ना हमको डिस्कशन ज़्यादा है, तो वो टॉपिक भी मैं नोट्स के फॉर्म में दूंगी। फिर मुझे जहाँ लगेगा लिखवानी है तो मैंने कभी भी छोड़ी नहीं, आपको पता है, ऑनेस्टली मैंने चीज़ों को लिखवाया है और अभी भी लिखवाती रहूँगी। तो अभी आज हम लोग जो एक नया टॉपिक शुरू करेंगे पब्लिक फाइनेंस, इसके नोट्स भी आपको कल तक यहीं पर प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। आप क्या शुरू कर रहे हैं, कुछ कुछ चीज़ें मैं क्लास में भी कराऊंगी, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो पब्लिक फाइनेंस टॉपिक का नाम है पब्लिक फाइनेंस, जिसे हम हिंदी में कहते हैं लोक वित्त। अगर इसी को आप यूपीएससी में बात करोगे, मतलब यूपीएससी के सिलेबस में बात करोगे, तो उसमें इस टॉपिक का नाम दिया गया है गवर्नमेंट बस्टिंग, ठीक है। क्या नाम दिया गया इसका, इसी टॉपिक का, गवर्नमेंट बस्टिंग। सरकारी बजट, ठीक है, बात एक ही है। आप इसे पब्लिक फाइनेंस का टॉपिक कहिए, जैसे जितनी भी इकोनॉमी की बुक्स होंगी वो आपको पब्लिक फाइनेंस टॉपिक बताती, बात वही होती है, लोक वित्त, ऐसा नहीं कि दोनों में कोई डिफरेंस है, ठीक है। और जो यूपीएससी का सिलेबस आपको टॉपिक का नेम दे रहा है वो दे रहा है गवर्नमेंट बजटिंग, ठीक है। तो आप यूपीएससी के सिलेबस में देखिए तो भी वही टॉपिक है, और चाहे मैं पढ़ा रही लोक वित्त तो वही है। कुल मिलाकर इसमें जो बात होती है वो बजट की होती है। एक बजट जो कि करंट में आया है ना, और एक सिस्टम ऐसा है कि जिसके ऊपर पहले आपको कॉन्सेप्ट समझना है, ठीक है। आ जाओ बेटा, अगर आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, ठीक है, तो उसमें कहीं भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसे कि सपोज दैट मैंने बोला कि हमारा फिस्कल डेफिसिट, सपोज दैट, मतलब मैं इस टॉपिक को ना पढ़ा के अगर मैं सीधा बजट के ऊपर बात करती, मान लीजिए, तो मैं बोलती कि हमारा फिस्कल डेफिसिट इतना रहा, या हमारा मोनेटाइज्ड डेफिसिट इतना रहा, या हमारा प्राइमरी डेफिसिट इतना रहा, है ना, या रेवेन्यू डेफिसिट इतना रहा, या कैपिटल डेफिसिट इतना रहा, तो आपको क्या समझ में आता, नथिंग, जीरो, क्योंकि आपको जब कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है तो सिर्फ डेटा पकड़ के आप क्या करोगे, है ना। तो डेटा तब आपके काम के हैं कि जब आपको वो कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा हो। तो इस टॉपिक का जो हमारा मोटिव है वो क्या है, ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, कि हम पहले आपको कॉन्सेप्चुअल पार्ट इसके अंदर पूरा पढ़ा दें कि कॉन्सेप्ट क्या है, जो बजट में वर्ड्स यूज किए जा रहे हैं, पहले आपको उसका मीनिंग तो पता हो। जब उसका मीनिंग पता होगा फिर देन आपको डेटा में कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि वैसे भी पर्टिकुलरिस्टिक वे में डेटा फॉर्म में यूपीएससी कुछ भी पूछता नहीं है। वो जब भी पूछता है वो कॉन्सेप्चुअल पार्टी पूछता है, पीटी में भी और मेंस में भी। हाँ, मेंस में ये होता है कि एक आधा कोई क्वेश्चन आ सकता है बजट से, तो उसमें हो सकता है कि आपको कहीं सम डेटा यूज़ करना हो, लेकिन अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो फिर कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो पहले हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे, देन उसके बाद जो करंट बजट आया हम उसके ऊपर बात करेंगे, फिर हमारे लिए काम बहुत आसान हो जाएगा। मैंने आपको बोला रेवेन्यू डेफिसिट इतना रहा, तो आपके दिमाग में एकदम क्लियर रहेगा, हाँ मैडम हमें समझा चुकी है, बस एक डेटा बता रही है कि इतना इतना डेटा, इतना इतना रहा हमारे टोटल बजट का, या जीडीपी का इतना परसेंट रेवेन्यू रहा, इतना परसेंट कैपिटल रहा, इतना परसेंट मोनेटाइज्ड रहा, इतना प्राइमरी रहा। तो फिर वो चीज़ें आपको बिल्कुल
क्लियर रहेंगे, ठीक है। और इस टॉपिक को समझने के लिए अब आप छुट्टी ना करें तो ठीक ही है, वरना क्या होगा कि कोई कॉन्सेप्ट छूटेगा तो फिर वो मेरी गारंटी नहीं है। आपको पता है कि दोबारा वो चीज़ें आ नहीं पाती, और रिकॉर्डेड क्लास आप कितनी भी देखें पर वो मज़ा नहीं होता है जो कि एक इस तरीके से हाँ ऑफलाइन क्लासेस में होता है, क्योंकि इमीडिएट क्या है कि कोई प्रॉब्लम आपको नहीं, मतलब कोई प्रॉब्लम है या कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो एक बार नहीं आप 50 टाइम्स पूछ सकते हैं। कैसे समझाइए मैडम, फिर भी समझ में नहीं आया, प्लीज़ फिर से बताइए, तो उतनी बार मीनिंग आपको बताऊं। पर रिकॉर्डेड क्लास आप देख रहे हैं, आपकी मजबूरी है, देखा समझ में आया तो ठीक है, नहीं अब इसे क्या माना जाए। तो इस ओवर स्मार्टनेस में मत रहिएगा कि अगर हम एब्सेंट तो नहीं, हमारे रिकॉर्डेड क्लासेस तो है ही हैं, ठीक है। कोशिश ये कीजिए कि ऑफलाइन अगर आप आएँ 2-4 दिन, क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा लंबा तो जाएगा, कम से कम ये बुध बृहस्पति तक जाएगा, और अगर हमने भी साथ साथ लिया टॉपिक भी सकता है। लेकिन फिर उसके बाद यही आपका सबसे बड़ा टॉपिक था, मतलब इसके बाद आप मान लीजिए कि आपका 70 to 80% इकोनॉमी हो गया। जब पब्लिक फाइनेंस टॉपिक बजट डिस्कस हो गया तो आप ये समझ लीजिए आपका बैकबोन है इकोनॉमी का, वो टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। दूसरी बात एक मैं बताना चाहती हूँ, जो कल का टेस्ट है वो बहुत ही अच्छे लेवल पे है, ठीक है ना, मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे है। काफ़ी अच्छे लेवल का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें कुछ कर नहीं पाओगे, है ना, पर बता इसलिए रही हूँ कि आप अपनी तैयारी थोड़ा सा आज रात में अच्छी कर ले। कल का जो टेस्ट है बहुत अच्छा है, लगभग अराउंड 40 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जिसमें इन्फ्लेशन से भी क्वेश्चन होगा, जीडीपी से भी क्वेश्चन होगा, एलपीजी से भी क्वेश्चन होगा, और कुछ ऐसे क्वेश्चन होंगे जो हम डिस्कस करते हैं, क्लास में डिस्कशन करते हैं, तो उस बेसिक जो कॉमन सेंस है उसके बेसिस पर होंगे, ठीक है। जैसे कि मतलब इकोनॉमी को लेकर ही हमारा कोई क्वेश्चन है, होल इकोनॉमी को लेकर, वो किसी टॉपिक का पार्ट नहीं है, बट वो क्वेश्चंस यूपीएससी में भी आते हैं, तो ऑब्वियसली बात है उसे हमें भी कवर करना होता है आपके प्रैक्टिस सेट्स में। तो उस तरीके के कुछ 40 में से 5-6 क्वेश्चंस जो होंगे वो उस तरीके के होंगे। लेकिन अगर आप अपना जनरल आईक्यू लेवल, अगर आप क्लास को ठीक से सुनते हो, मुझे ठीक से सुनते हो, तो मुझे पता है कि जो भी स्टूडेंट ठीक से, मतलब सारे स्टूडेंट सुनते हैं, पर एक्चुअली वो टेस्ट में पता चलता है कि कौन कितने पानी में होता है। ऐसे तो देखने के लिए तो सभी देख रहे हैं, सभी के कान खुले ही हैं, पर कौन कितना ग्रैब कर रहा है। तो जिन स्टूडेंट्स ने ठीक से क्लास को सुना हुआ है, प्रॉपर तरीके से एक एक बात को समझा है, नोट किया हुआ है, तो उनके लिए 5-6 क्वेश्चन ठीक है, वरना उनके लिए वो क्वेश्चंस क्या रहेंगे, आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। उन्हें लगेगा कि ये तो क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए थे, बट वो जनरल आईक्यू से है, वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक से कनेक्टेड नहीं है। बाकी इन्फ्लेशन आपका कवर होगा बच्चों, ठीक है, जीडीपी वगैरह, जो मतलब जितने टॉपिक हो चुके होते हैं, पता है ना, उनमें से हम कभी भी कोई भी क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं। आगे वाले हम ऐड करते हैं, ठीक है। हाँ, इंडस्ट्रियलाइजेशन, हाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी क्वेश्चन है, पहले बता दो, इंडस्ट्रियलाइजेशन से भी क्वेश्चन है 3-4, ठीक है। तो लगभग वो सारा आपका कवर किया है। और जब पब्लिक फाइनेंस के बाद जो आपका टेस्ट होगा वो जबरदस्त टेस्ट होगा, क्योंकि वो बिल्कुल प्रॉपर ही यूपीएससी का टेस्ट होगा, ठीक है। अभी तो हमारी बाध्यता है कि हम वो चीज़ें इसमें डाल नहीं पा रहे क्योंकि टॉपिक पढ़ाया नहीं है। तो उसके बाद लगभग आपका जो होगा वो 50-60 क्वेश्चन का टेस्ट होगा, मतलब अगले सैटरडे को जंप करने के बाद मार्च में, तो वो टेस्ट आपका और हैवी टेस्ट होगा। इन टोटल टेस्ट अब हैवी होते चले जाएंगे क्योंकि टॉपिक ऐड होते जा रहे हैं, पहले के टॉपिक भी ऐड हो रहे हैं, ठीक है। तो बस अगर आप ठीक ठाक अपना आईक्यू लेवल इस्तेमाल करेंगे तो मेरा ऐसा मानना है कि 40 में से कम आप 30-32 क्वेश्चन अगर आप यूपीएससी में बैठे हो तो आराम से कर सकते हैं। अगर आप ध्यान नहीं रहा क्लासेस में तो कई क्वेश्चन ऐसे जिसको मैंने बोल दिया है, डिस्कस कर दिया है, लिखने में नहीं है, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगा अगर किसी ने ठीक से सुना नहीं है, ठीक है। तो बता दिया कि आज तैयारी अच्छी कर लें और एक बार याद कर लें कि मैडम क्या क्या पढ़ाती थी, ठीक है, क्योंकि टेस्ट में नंबर अच्छे लाना आपके लिए बहुत जरूरी है। वही आपके पैरामीटर को बता रहा है कि आप यूपीएससी के एग्जाम के कितने करीब हैं, ठीक है ना। और मेंस में भी अब आपको ध्यान देना है, नेक्स्ट वीक में फिर मैं कभी भी टेस्ट लूंगी और इस बार फाइनल है, बिल्कुल 5 क्वेश्चन ही दूंगी, ठीक है, बिल्कुल 5 क्वेश्चन ही होंगे और फिर से बिना बताए ही होगा। जिस दिन मेरा मन होगा उसी दिन टेस्ट होगा, ठीक है, मंडे टू फ्राइडे के बीच में। तो उसके लिए भी आप रेडी ही रहिए। टॉपिक सारे रहेंगे बच्चे, है ना। जब भी हमेशा बेटा याद रखना, टेस्ट का एक ही तरीका होता है कि जितने आगे के टॉपिक जो चल रहा होता है बस हम उससे नहीं देते हैं, है ना। जैसे पब्लिक फाइनेंस रनिंग है फिलहाल, तो उससे रनिंग क्या आज ही से शुरू हो रहा है, तो मैं चाहती फिर भी उसके जो शुरू का पार्ट है मैं वहां से 1-2 क्वेश्चन आपको दे सकती थी, पर मुझे पता है कि बच्चा 2-3 बार पढ़ता है, चीज़ों को रिवाइज करता है, तो फिर वो चीज़ है, तो उसमें से कोई ईमानदारी से क्वेश्चन नहीं है। लेकिन कल तक के जितने टॉपिक हो चुके हैं बेटा उसमें से कंप्लीट टॉपिक है। और जो नेक्स्ट वीक में भी टेस्ट होगा उसमें पब्लिक फाइनेंस भी ऐड हो सकता है, क्योंकि तब तक में आप काफ़ी चीज़ें पढ़ चुके होंगे, ठीक है। और पिछले जितनी चीज़ें होती है वो हमेशा आपकी ऐड ऑन ही होती है, तो आपको तरीका पता ही है हर टीचर के लिए, ठीक है। बता दिया सारी चीज़ें, तो कल टेस्ट और देना है। जनरली आपकी क्लास में बच्चे बहुत कम आते हैं टेस्ट देने, कितने बच्चे आते हैं? 5-7 ही आते हैं ना, आते ही हो। और कौन कौन आता ही है?
आते हो, ठीक है, तुम भी आते हो, हाँ, बाकी सब आते हैं। टेस्ट देना है जरूर, ठीक है, जरूर टेस्ट देना। आज कितने बच्चे बैठे? 3, 6, 3, 9, 12, है ना? तो लगभग 12 बच्चे, तो कम से कम 9-10 बच्चे तो होने चाहिए। और जब तक कोई इमरजेंसी ना हो तो टेस्ट देने में दिक्कत क्या है? चाहे कुछ भी मत कीजिए, क्वेश्चन पेपर लेकर जाइए। हाँ हाँ, क्या 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 बोलो, क्या बोल रही है दिव्या? सही बात है, देखो वो खुद ही बोल रही है, सही बात है, इमरजेंसी और क्या होती है। जैसे कि ना कई बार बच्चे बोलते हैं हम लोगों को कि जैसे पेरेंट्स को कोई प्रॉब्लम है, उसको कोई प्रॉब्लम है, क्लास में फ़ोन आ गया, उठ के चले गए, घर में प्रॉब्लम है। मतलब मेरा ऐसा मानना है एज अ मदर कि ऐसा कोई, मतलब मुझे ऐसा लगता है रेयरेस्ट केस होगा जिसमें पेरेंट्स कभी भी बच्चों को क्लास के बीच में कॉल करेंगे। कभी नहीं करेंगे वो, कभी, नेवर, क्योंकि आपसे पहले वो इतने सिंसियर है कि अगर हमारे बच्चे की क्लास 10 से 2 हो रही है तो 2:30 बजे तक भी आपके पास कोई कॉल नहीं आएगा, कभी भी। पेरेंट्स इतने समझदार होते हैं, कितनी बड़ी इमरजेंसी हो, मम्मी की कितनी तबीयत खराब हो, पापा को पता है, बच्चों को फोन करके क्या करेंगे? बात बड़ी सीधी है, समझ रहे हैं? और घर में कोई गेस्ट आ गया तो फिर आप क्या करेंगे? आप कौन सा चाय नाश्ता लगाएंगे? तो बच्चे जब कहते हैं ना घर में ऐसा है वैसा है, पापा मम्मी का फोन आ गया, कभी नहीं। मैं भी मदर हूँ, मुझे तो याद नहीं कि मेरी बेटी कोचिंग गई है, मैंने 2 सालों में कभी भी उसे, और जिसमें 2-3 बार मेरी खुद की तबीयत बहुत खराब हुई है, खुद ही की, मुझे हॉस्पिटलाइज कराना पड़ा, फिर भी मेरे हस्बैंड बेटी को कोचिंग से नहीं लाए। ये क्या करेगी आके? तो इससे अच्छा इसको तो अपने टाइम से ही आने दो। तो फिर ना हम कभी अपनी डॉटर को स्कूल से लेकर आए, तो उनकी प्रिंसिपल भी कहती है कि आए दिन पेरेंट्स चले आते हैं, आज ये काम है। तो भाई वो 7th 8th 9th के बच्चे क्या करेंगे घर के अंदर? उनका क्या काम है घर के अंदर? पढ़ने दो उन्हें स्कूल में। जब तक कि मुझे लगता है कोई डेथ जैसी चीज घर में ना हो, वो भी दादा दादी की, तब तक बच्चे कभी घर लाए नहीं जाते हैं। तो इसीलिए तुमने ठीक बोला, इमरजेंसी कभी कुछ नहीं होती, और तबीयत इतनी खराब नहीं होती है, हम बिल्कुल बेड रेस्ट पे चले जाते हैं, कोमा में चले जाते हैं। बुखार हो सकता है, कफ कोल्ड हो सकता है, इससे बड़ी कोई चीज नहीं हो सकती तबीयत में यंगस्टर्स के साथ, है ना? आप शुगर है, बीपी है, ये है, क्या आपको प्रॉब्लम है? हाँ, इतना हो सकता है आज थोड़ा हरारत लग रही है, अरे एक पैरासीटामोल उठाई, अपना क्लास आ गए, है ना? तो आपकी लाइफ में अभी कोई इमरजेंसी ऐसी नहीं है, तो पेरेंट्स का नाम तो बिल्कुल मत ले, ठीक है? जैसे कि अभी वो नहीं आ रही शुभी, तो हमें बात समझ में आ रही है ना, है ना? पापा की डेथ हो चुकी है ना? लेकिन उसके बाद भी उसके घर वाले फिर क्या बोलेंगे? अब तुम जाओ, क्योंकि पापा की इच्छा थी तुम पढ़ो, IAS ऑफिसर बनो। उसमें भी पेरेंट्स का यही कहना रहता है कि भाई तुम अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दो। ये चीज कभी नहीं होती। जैसे विराट कोहली का केस पता ना, फादर की डेथ हुई थी और वो मैच खेलने गया था, क्योंकि उसने यही बोला कि मेरे पापा का फिर सपना यही था कि मैं एक अच्छा क्रिकेटर बनूं। तो अगर आप सिंसियर हैं तो ये भी एक चीज है ना? तो इसीलिए ये बहाना मत मारिए, टेस्ट और क्लासेस कभी मत छोड़िए बच्चों, जब तक कि आपके खुद के साथ पर्सनल कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी या पेरेंट्स के साथ बहुत बड़ी इमरजेंसी नहीं है कि आपके खड़े हुए बिना वहां पर काम नहीं चलेगा। बाकी छोटी मोटी समस्या मेरे घर में भी चलती है, आपके घर में भी चलती है, ये सारी चीजें ओके। ये मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपके क्लास में जो नंबर है वो बहुत कम है स्टूडेंट्स के, बहुत कम है। और कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका आता पता ही नहीं रहता, वो कभी आते और कभी बिल्कुल भी नहीं आते, कुछ आकर फिर चले जाते हैं, क्लास में आते हैं और उठकर चले जाते हैं। आप समझ रहे मैं कहाँ इशारा कर रही हूँ, है ना? तो वही चीज है, तो आए और उठकर चले गए। भाई ऐसा क्या बोल दिया टीचर ने? क्लास में अगर आप मैगी खाओगे, भाई टीचर तो मना करेगा ही करेगा। हाँ, क्लास में आप च्युइंगम चबाओगे तो टीचर तो रोकेगा बेटा, फिर वही वाली बात होगी। अब ऐसा तो कुछ हम आपके ऊपर सख्ती कर नहीं रहे, है ना? अब क्लास में बैठकर ही आप क्लास में बात करोगे तो टीचर तो टोकेगा, है ना? आपको बात करनी है, आप बाहर करके आ जाइए, मना थोड़ी ना कर रहे हैं। आपको कुछ खाना है, ठीक है, इमरजेंसी हो सकती है, आपने नहीं खाया है, भूख बहुत तेज लग रही है, मैं तो कह रही बीच क्लास में भी लग रही है 11 बजे, आप परमिशन लीजिए, मैडम प्लीज बहुत भूख लग रही है, बैठा नहीं जा रहा, हम 10 मिनट में कुछ खा के आ रहे हैं। मैं तो इतनी लिबरल टीचर हूँ, वो भी परमिशन दे दूँ कि ठीक है जाओ भाई चाय पीकर आ जाओ, क्या कर सकते हैं, या कुछ आप टिफिन में लेकर आए हो, हम बाहर बैठकर खा लें, कोई इशू नहीं है। मुझे टॉयलेट बाथरूम जाना है, पानी पीना है, कोई इशू नहीं है, ये सब चलता है यार, ये तो क्लास है, ऐसा थोड़ी ना है, एक फैमिली की तरह है हम लोग। लेकिन ये तो बेटा कोई बात नहीं हुई ना कि आप क्लास में बीच में बैठकर कुछ खा रहे हो, चिंगम खोल के खा रहे हो, टॉफी खा रहे हो, बिस्किट का पैकेट खोल के खा रहे हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका जो डिसिप्लिन है वो खराब होता है
आपके खुद के जो एटिकेट्स हैं ना वो खराब होंगे कल के डेट में। और जब आपको इन्हीं चीज़ों की आदत पड़ी रहेगी ना, तो आप किसी भी फील्ड में जाकर ऐसा करोगे और वहाँ पर आपकी बहुत इंसल्ट होगी। और यूपीएससी के इंटरव्यू में जब आप जाते हो ना, वो आपको ओरिजिनल समझ लेते हैं कि एक्चुअली ये बच्चा एटिकेट वाला है कि नहीं, है स्टूडेंट मतलब एस्पिरेंट, या डिसिप्लिन वाला है कि नहीं। आपको क्या लगता है, अपने बेवकूफ़ बना लोगे कि बनावटी 2 महीने में अपने आप को सजा कर सवार कर जी हाँ यस सर करके वहाँ पहुँच जाओगे और यस मैम करके पहुँच जाओगे, और वो कुछ भापेंगे नहीं। घाघ बैठे हो, घाघ बहुत ही तेज लोग बैठे हैं। तो एक्चुअली जो एटिकेट वाला बच्चा होगा, डिसिप्लिन होगा, मैनर्ड होगा, एक्चुअली आप देखिए सिलेक्शन हमेशा उन्हीं का होगा, क्योंकि वो चीज़ें आपके चेहरे से झलकती है कि आप आर्टिफिशियलिटी बता रहे हो हमें, कि आप नेचुरल चीज़ें हमें अपनी बता रहे हो। तो जो नेचुरल देखिए एटिकेट वाला बच्चा, वो हमेशा समझ में आएगा हजारों की भीड़ में। और जो बदमाश होता है, बदतमीज होता है, नालायक होता है, वो लाखों की भीड़ में भी अलग पहचाना जाएगा, 2-4 में भी नहीं कि हाँ ये नालायक है। तो वही चीज़ है, नालायक मत बनिए, लायक बनिए, एटिकेट रखिए, मैनर्स रखिए, डिसिप्लिन रखिए पढ़ाई के साथ साथ, तभी यूपीएससी में सिलेक्शन होगा। चलिए अब इस टॉपिक को हम लोग शुरू करते हैं, पब्लिक फाइनेंस। पब्लिक फाइनेंस, इसको हिंदी में हम क्या कह रहे हैं, लोक वित्त। ठीक है, मतलब कि इसका मीनिंग आप क्या निकाल सकते हो बेटा, पब्लिक के लिए कलेक्ट किया गया फाइनेंस, यही हो सकता है। ठीक है ना, तो लोक वित्त बात एक ही है, हमने बात की। तो अगर हमने बोला कि पब्लिक फाइनेंस, तो लोगों के लिए पैसा या लोगों के लिए मनी, लोगों के लिए पैसा या धन या मनी। तो पब्लिक के लिए जो फाइनेंस है उसे हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। ठीक है, इसी टॉपिक को आप कभी कभी फिस्कल पॉलिसी नाम से भी सुन सकते हो और पढ़ सकते हो, मतलब राजकोषीय नीति। हालांकि वैसे राजकोषीय नीति पब्लिक फाइनेंस का या गवर्नमेंट बजटिंग का एक पार्ट है ना, उसका एक हिस्सा है, कि जब इसी के अंदर हम पढ़ते हैं तो इसी में हम आगे पढ़ेंगे राजकोषीय नीति। मतलब राजकोषीय नीति में ही गवर्नमेंट इन सारी चीज़ों को लुक आफ्टर करती है कि पब्लिक के लिए हमें पैसा कैसे कलेक्ट करना है, पहली चीज एकत्रित करना है, और उस कलेक्टेड मनी को, है ना, या उस कलेक्टेड रेवेन्यू को, आप कुछ भी कह लीजिए, या कैपिटल को हमें पब्लिक को रिटर्न कैसे करना है ना, हमें पब्लिक को देना कैसे। तो लेना कैसे और देना कैसे। देना कैसे, अगर मान लो सरकार पहले दे रही है, एक जनरल बात है, दे रही है, तो फिर लेना कैसे। और इसीलिए इस पूरे टॉपिक में हम जो बात करते हैं वो बजट की बात करते हैं, क्योंकि देखिए आपको पता है कि बजट एक वो कंपोनेंट है, एक वो घटक है कि जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये देखती है, जैसे कि बजट आया है ना, कुछ कुछ चीज़ें मोटा माटी आपने भी सुनी पढ़ी पेपर में, गवर्नमेंट ये दे रही है, गवर्नमेंट ये ले रही है, कहीं पर टैक्स बढ़ा रही है, कहीं पर सब्सिडी दे रही है, कुछ चीज़ों को महंगा कर रही है, कुछ चीज़ों को सस्ता कर रही है, किसी सेक्टर में ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, पता चला किसी सेक्टर में कम पैसा खर्च कर रही है, एग्रीकल्चर को क्या दे रही है, इंडस्ट्रीज को क्या दे रही है, ठीक है, माइनिंग को क्या दे रही है, फिशरीज को क्या दे रही है, विमेन को क्या दे रही है, ओल्ड एज को क्या दे रही है, बच्चों को क्या दे रही है, और लोगों को क्या दे रही है, मजदूरों को क्या दे रही है। तो आप देख रहे हैं कि एक बजट होता है जिसके थ्रू गवर्नमेंट ये बताती है कि देखिए मैं अगर आपसे कुछ लूंगी तो किस फॉर्मेट में लूंगी, और अगर मैं आपको दूंगी तो किस कंपोनेंट के माध्यम से दूंगी या किस फॉर्मेट के माध्यम से दूंगी। और इसीलिए इकोनॉमी का बैकबोन माना जाता है, ठीक है, ये इकोनॉमी का एक तरीके से माइंड माना जाता है। ये जो टॉपिक है कि पूरी इकोनॉमी में जो माइंड गेम चलती है गवर्नमेंट की, बाकी सारी चीज़ें इधर से उधर हैं, सारी चीज़ें हमने जितने टॉपिक पढ़े वो सारी चीज़ें जो कंट्रोल्ड होती हैं वो किस टॉपिक के माध्यम से होती हैं, इस पब्लिक फाइनेंस या गवर्नमेंट बजटिंग के माध्यम से होती है। अच्छा, इस टॉपिक को एक और तरीका है समझने का कि जब इस टॉपिक को हम समझें तो सारे कंपोनेंट्स या जो सारी चीज़ें हैं, ऑब्वियसली दैट इज़ माय ड्यूटी कि मैं उसको ना एक घर की तरह मतलब लेकर चलूँ। जैसे इस पूरी कंट्री को, जैसे एक परिवार में पैसा खर्च होता है, एक घर में पैसा खर्च होता है, ठीक उसी तरीके के जो खर्चे हैं वो देश के अंदर भी होते हैं। हमेशा याद रखिएगा, जैसे हम लोग घर में खर्च करते हैं, हम लोग घर में देखिए कुछ फालतू चीज़ों पर भी खर्च करते हैं ना। फालतू चीज़ जैसे आपके हिसाब से क्या हो गई, मान लीजिए हमने पिज़्ज़ा और बर्गर खाया, सपोज दैट, तो वो फालतू ही है, मतलब एक्चुअली उससे हमें कोई न्यूट्रिशन मिलने वाला नहीं है, कोई बहुत हमारा अच्छा खासा पेट भरने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी हम 500-700 रुपये का पिज़्ज़ा या बर्गर खा लेते हैं, एक जगह पर बैठकर कोक पी लेते हैं, तो उसका क्या कोई फ़ायदा तो नहीं है। लेकिन सपोज दैट वही अगर 800 रुपये में हम फ्रूट्स लेकर आते हैं और 4 से 5 दिन खाते हैं, तो आपको क्या लगता है वो यूज़फुल चीज़ है ना, वो तो यूज़फुल
यूजफुल है क्योंकि न्यूट्रिशन में मिला, विटामिन में मिले, है ना, और भी मिनरल्स मिले हमें, लेकिन वही पिज्ज़ा बर्गर कोक पीकर हमें कुछ भी उससे हासिल नहीं हुआ। तो मतलब एक घर में कुछ फालतू के खर्चे भी होते हैं और एक ही घर में कुछ इतने ज़रूरी खर्चे होते हैं कि अगर जिसको ना किया जाए तो काम चलने वाला नहीं है। जैसे कि आपके मदर फादर की या दादा दादी किसी की तबीयत खराब है तो उनकी मेडिसिन हो गई, घर में राशनिंग हो गई, ये बहुत ज़रूरी है। इलेक्ट्रिसिटी बिल ये बिल्कुल ज़रूरी है। घर की कोई किस्त वगैरह जाती है, मान लीजिए पापा ने लोन पे लिया हुआ है, गाड़ी लोन पे ली हुई है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, उसकी कोई किस्त जानी है, या हम कहीं रेंट पे रहते हैं तो रेंट देना है, तो ये हमारे लिए क्या है, बहुत ही ऑब्वियस एक्सपेंडिचर्स है, मतलब जिनको अगर हम ना करें तो हमारी ज़िंदगी चलने वाली नहीं है। लेकिन बहुत से खर्चे जो हम ऐसे करते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती है। तो इसीलिए हम इस पूरे टॉपिक को कोशिश ये करें हमेशा कि अपने घर के साथ कनेक्ट करते हो, हम सबके, एक के नहीं, हम सबके घरों में चीज़ वही रहती है, किसी का बस कुछ कहते हैं ना 19-20 का अंतर हो सकता है, बाकी देखिए हम सबके खर्चे भी वही होते हैं, हम सबकी ज़रूरतें भी लगभग वही होती है, बस कोई कहीं ज़्यादा खर्च करता है, कोई कहीं कम खर्च करता है, बस अंतर इतना ही होता है। और वही हाल जो कंट्रीज़ हैं उनमें भी है। तो इसीलिए इसमें भी हम क्या करते हैं, 2 तरीके के बजट को मेंटेन करते हैं, मेनली मतलब बजटिंग, तभी इसका नाम हम क्या दे रहे हैं, जो यूपीएससी ने नाम दिया वो क्या दिया, गवर्नमेंट बजटिंग नाम दिया, सरकारी बजट दिया है, सीधा नाम उन्होंने दे दिया बच्चों को बिना ट्रैप किए हुए कि आपको बजट के बारे में पढ़ना है कि गवर्नमेंट के कितने बजट होते हैं, उस बजट के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं तो हम उन्हें दूर कैसे करें, उन्हें सुधारे कैसे, है ना, पटरी पर कैसे लेकर आए, वो सारा हमें डिस्कशन करना है। क्योंकि कुछ तो फैक्चुअल पार्ट हो गया, कुछ ऐसा है बच्चों जो कि मेंस में पूछा जाता है, जैसे कि बड़ी सीधा सा क्वेश्चन है जो यूपीएससी कई बार पूछ चुका है कि भारत अपनी राजकोषीय नीति को सुदृढ़ करने के लिए क्या उपाय करे, है ना, अपनी फिस्कल पॉलिसी को से मजबूत करना है तो उसके लिए क्या मेजर्स या क्या आपके सजेशन से जो होने चाहिए, बहुत पूछता है इस तरीके का क्वेश्चन। या भारत को अपने बजटीय घाटे या जिसे हम बजटरी डेफिसिट कहते हैं उससे निकलने के लिए क्या उपाय करने चाहिए, किस तरीके के रास्तों को अपनाना चाहिए, क्योंकि लगातार आपको पता है कि भारत का जो बजट रहता है वो घाटे का बजट रहता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग रहती है, तो उसको दूर करने के लिए आपको क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें किस में डिस्कशन होती है, जो टीचर क्लास में डिस्कस करता है। फैक्चुअल हो गया वो आपको यूपीएससी में जो प्री का पेपर होगा उसमें बहुत सारा जो फैक्चुअल पार्ट है वो वहाँ से कवर किया जाएगा। लगभग मैं मान के चलूँ तो 3 से 4 क्वेश्चन इस टॉपिक से प्रीलिम्स में आपके बिल्कुल पक्के हैं, बिल्कुल पक्के हैं, आपको बिल्कुल नहीं सोचना है। और एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल यहाँ पर पक्का है, जैसे कल एमएसएमई से था, इंडस्ट्रियल सिकनेस से मैंने क्या बोला, एक क्वेश्चन आपका बिल्कुल पक्का है, वैसे यहाँ से आपका एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है। तो अगर मान लीजिए मेंस में 8-10 क्वेश्चन आ रहे हैं और टीचर आपको 5-7 क्वेश्चन ऐसे बता दे रहा है कि जो आपके फिक्स है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है कि टीचर कम से कम पढ़ाते पढ़ाते आपको बता रहा है कि अगर मान लीजिए 10 क्वेश्चन आ रहे हैं या 8-9 क्वेश्चन आ रहे हैं मेंस में इकोनॉमी के, मान लेते हैं जनरली 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, और अगर टीचर उसमें आपको बता रहा है कि 6-7 क्वेश्चन जो मैं पढ़ा रहा हूँ या पढ़ा रही हूँ उसी में से कन्फर्म है बच्चों के आपको आएंगे, आप ध्यान से सुनिए और पढ़िए, तो आई थिंक ये बहुत आपके लिए बेनिफिशियल है। बाकी 3-4 क्वेश्चन वो कहीं ना कहीं कवर हो ही जाएंगे, है ना, आई बात समझ में। तो इसी हम कहते हैं पब्लिक फाइनेंस। तो कुल मिला के इसे एक टैक्सेशन सिस्टम भी कह सकते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो जनता से लेती है वो किसके माध्यम से लेती है बच्चों, टैक्स के माध्यम से। क्या कोई और भी तरीका होता है क्या गवर्नमेंट के पास हमसे कुछ लेने का, वसूलने का? नहीं, क्यों नहीं होता है, कैसी बातें कर रहे हो, सोचो, कह रहे हो नहीं होता, क्यों नहीं होता है, सिर्फ टैक्स लेती है गवर्नमेंट हमसे, गवर्नमेंट हमसे और कुछ नहीं लेती है बच्चों, ओनली टैक्स कलेक्ट करती है। क्या बात करते हो, क्या हो सकता बेटा, चालान, चालान, अच्छा चालान, शाबाश, चालान। अब कैसे आया तुम लोग के दिमाग में, फिर क्यों बोले तुम लोग नहीं 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 नहीं, ऐसे कैसे सारी ला देते हो, सोचते नहीं हो बिल्कुल। हाँ, टैक्सेशन सबसे बड़ा कंपोनेंट हो सकता है, जैसे बच्ची ने बताया कि चालान हो सकता है, बिल्कुल ठीक बात है। फीसेस नहीं लेती गवर्नमेंट हमसे, कुछ पेनल्टीज नहीं लेती है बच्चों, हाँ पेनल्टी नहीं लेती है, आप हेलमेट नहीं लगाओ पेनल्टी लगती है ना, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ले चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट। हम फिलहाल बजट की बात कर रहे हैं, चलिए मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करते हैं। रेलवे में बिना टिकट यात्रा करते हो तो चालान नहीं करता आपका, पेनल्टी नहीं लगती आपकी, लगता है ना जुर्माना आपके ऊपर, एक तो फेयर बनाता है उतने डिस्टेंस का, वो तो बनना ही बनना है 350, लेकिन वो आपका चालान कितने का काटता है, 800 रुपए का, 900 रुपए का, क्यों, वो पेनल्टी होती है। तो पेनल्टी होती है कि नहीं होती है, तो कितने फीसेस होते हैं, कितने टैक्सेशन होते हैं, ठीक है, कितने इस तरीके की चीज़ें होती है। नेशनल हाईवे पर हम लोग चल रहे हैं तो क्या वहाँ पर आपके टोल टैक्स वगैरह नहीं लिया जाता है, ट्रक आ रहे हैं, सामान आ जा रहा है, क्या उनसे चुंगी कर नहीं लिया जाता है, बताइए, चुंगी लिया जाता है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये गवर्नमेंट के पास ही तो जाती हैं। हाँ, टैक्स इसमें क्या होता है कि सबसे बड़ा कॉम्पोनेंट
होता है। ठीक है, चलिए तो एक बार पहले टॉपिक को शुरू करते हैं, मतलब एक बार आपको थोड़ा थोड़ा लिखवाते हैं और फिर उसके बाद ये टॉपिक बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग है, डोंट वरी। मतलब मुझे लगता है पूरी इकोनॉमी का ये सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है जिसमें आपको टाइम का पता ही नहीं चला करेगा कि 2-2 घंटे रोज कब हो जा रहे हैं। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले लिखिएगा, हेडिंग डालिएगा पब्लिक फाइनेंस, लोक वित्त। हिंदी के बच्चे लोक वित्त या सरकारी बजट। हिंदी के कितने बच्चे बैठे अभी? हाँ ठीक है, ठीक है। लोक वित्त या सरकारी बजट। बिलाल ये क्यों नहीं आया? विशाल नाम है ना, क्यों नहीं आया ये पता है कुछ? अच्छा फीवर है, ठीक है। लोक वित्त, ठीक है, लिखिएगा हिंदी के बच्चों। और तुम्हारी फ्रेंड्स क्यों नहीं आई बेटा? अच्छा तो तुम अभी नहीं आ रही थी ना 2 दिन से, तो तुम आ गई फिर बॉर्डर से कि ट्रेन से आई हो? बाय रोड आई हो, तो फिर क्या था वहां? हाँ तो फिर काफी टाइम लगा। तो अब तो रेलवे की पटरियों पर भी तो बैठ गया ना पंजाब से। हाँ ये बेटा वही एमएसपी के लिए, वही बेटा उनकी मांगे पूरी नहीं हुई है ना। उनका कहना है कि गवर्नमेंट ने हमें बोल तो दिया था मांगे पूरी करने के लिए। नहीं नहीं, ये तो क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इससे करेक्टेड क्वेश्चन भी आता है, पक्का है, पक्का है। एक क्वेश्चन गवर्नमेंट पूछ रही है, मतलब लगातार एमएसपी को लेकर, हालांकि वो किसानों के फेवर में नहीं पूछेगी, गवर्नमेंट के फेवर में पूछेगी वो, है ना। तो जैसे कि एमएसपी के लिए उनकी बहुत सारी मांगे हैं। पहली चीज है कि जो एमएसपी उसे बढ़ाई जाए, ठीक है। दूसरी चीज उनकी है कि 50% ऊपर उन्हें उनकी लागत का फिक्स किया जाए। जो किसान की पेंशन है और जो फसल मुआवजा है और जो उसमें उन्हें पैसा मिलता था 10,000 रुपये, उसे बढ़ा दिया जाए, ठीक है। इस तरीके की उनकी मांगे हैं। और उनका जो इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो टोटल माफ़ किया जाए, और बाकी जो बड़े हैवी पंप लग रहे हैं जहाँ पर गवर्नमेंट को लग रहा है कि बिल लेना है, तो उसमें 300 यूनिट बिजली हमारे लिए फ्री की जाए। तो ये उनकी 4-5 मांगे हैं, और ये चीज़ें हमें लिखित में चाहिए बिल्कुल, ये आपकी ओरली नहीं चाहिए, ठीक है। तो आपको पता है ना कि एमएसपी कानून अभी तक रिटर्न कभी नहीं रहा है, ठीक है। एमएसपी कानून कभी भी, ना तो कांग्रेस ने कभी किया ना बीजेपी ने लेकिन वो काम हो रहा है, रिटर्न नहीं है लेकिन वो काम हो रहा है। तो अब सरकार से इन किसानों की मांगे है, खासतौर से पंजाब हरियाणा के किसानों की, खासतौर से वही पंजाब के किसानों की, कि इन चीज़ों को रिटर्न वे में किया जाए, वे में किया जाए, एक तरीके से पूरा एक बिल बनाया जाए, और बिल बनाकर इन चीज़ों का एक दस्तावेज, पूरी एक रिपोर्ट बना दी जाए और वो चीज़ें हमको दी जाए। सरकार की अपनी वो हैं, उसमें मजबूरियां हैं कि इतना, मतलब इसमें ना असल में क्या है, हम लोग ना जब आगे एग्रीकल्चर टॉपिक पढ़ेंगे तो इसमें ना एक्चुअली कुछ एग्रीकल्चर सब्सिडी का मामला है, कुछ येलो बॉक्स है, एम्बर बॉक्स है, ब्लू बॉक्स है, आपने पेटियां सुनी होंगी, बॉक्सेस सुने होंगे एग्रीकल्चर फील्ड में। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, एग्रीकल्चर में नोट्स में भी, और मैं डिस्कस भी करूंगी। तो उसमें ना कुछ मजबूरियां हैं जो इस कंट्री के लोग नहीं समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट अपने टोटल का एग्रीकल्चर 10% ही इन सब पर खर्च कर सकती है। लेकिन अगर इतनी बड़ी बात किसानों को या हम लोगों को बताने बैठेगी गवर्नमेंट, तो किसी के समझ में आने वाली नहीं है जब तक कि हम थोड़ा पढ़े लिखे ना हों, या जब तक हमने इकोनॉमी, और हमारे देश में ना लोगों की समझ वैसे ही कम है, और इकोनॉमिकल समझ आपने ऑलवेज देखा होगा वो काफ़ी कम है, बहुत कम है, आपने देखा होगा। लोगों को पता ही नहीं है कि एक्चुअली इकोनॉमी चलाने के लिए कितनी चीज़ें होती है। ये वही चीज़ हो गई ना कि वही जैसे घर में एक जिद्दी बच्चा जो ये बिना जाने कि उसके पापा की सैलरी क्या है, तो मतलब 50,000 की 40,000 की सैलरी, अगर वो 1.5 लाख का फ़ोन मांग रहा है, तो उससे निहायत ही नामुराद और नालायक बच्चा कोई नहीं हो सकता। ये सच्चाई है, उससे नालायक मतलब बच्चा मुझे लगता है कोई नहीं हो सकता। कि अगर व्यक्ति को पता है कि मेरे फादर की हैसियत क्या है, और उसके बाद भी उसे पता है कि 40,000 की है सैलरी है, पूरा घर चलना है, सारे खर्चे चलने, और वो बोले कि मुझे यकायक बिल्कुल 1.5 लाख का मोबाइल चाहिए, है ना, तो ये आप इसको नालायकी तो कहोगे अपने वर्ड्स में भी, क्योंकि हम सबको पता रहता है हमारे पेरेंट्स की जो जुगाड़ है वो कितना है, और हम लोग हमेशा उतनी ही चादर, मतलब पैर पसार के चलते जितनी हमारी चादर होती है। हम लोग उससे कभी अपने पेरेंट्स से नहीं कहते, पर कुछ नालायक होते हैं। तो वही चीज़ है हमारी कंट्री में भी। वी आर नॉट सेइंग कि हमारे किसान नालायक है, बट ये दोनों को समझना चाहिए, सरकार को भी और
किसानों को भी समझना चाहिए कि जो उनके लिए कुछ जरूरी चीज है, देखिए एमएसपी है, वो किसान का हक है, किसान भाई का, कि भाई वो फसल पैदा कर रहा है, कल कुछ हो जाता है तो कम से कम वो मुआवजा उसे मिलना चाहिए। सरकार की भी ये है कि कुछ चीजें भाई किसान दाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है ना, और अगर वो अन्न ना उगाएं तो चीजें बहुत बुरी हो सकती हैं। तो सरकार को भी आराम से बैठकर कि मान लीजिए 6 मांगे हैं तो चलिए हम धीरे धीरे करके आपकी जो सबसे प्रियोरिटी की मांगे हैं उनको वही हाँ हाँ, मतलब दोनों, मैं वही तो बोल रही, दोनों बातें हैं। अब यहाँ पर भी बेटा एकदम मत बोलिए ऐसा, है ना आदित्य, ऐसा मत बोलो, एकदम से मत बोलो। मतलब तुम यूपीएससी एस्पिरेंट, अदरवाइज हम लोग कुछ भी बात कर रहे हैं नीचे खड़े होके, तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ और तुम कुछ भी कह सकते हो, पर जब आप एक एस्पिरेंट हो ना तो बहुत सोच समझ कर बात करो। एक्चुअली डेमोक्रेसी के विरोध में नहीं है बेटा, है तो सपोर्ट में, क्योंकि डेमोक्रेसी कभी भी इस तरीके का हक नहीं देती। आपको प्रोटेस्ट करने का राइट है, बट शांतिपूर्ण तरीके से। ये आपको समझना पड़ेगा बेटा। आपको सर से कोई इशू है, मैडम से कोई इशू है, बेटा आप गाली गलौज पर नहीं उतर सकते हो। एक बात है जनरली, है ना, आप क्या करोगे, ढंग से जाओगे ना, मैडम इसमें थोड़ा सा ये कमी हो रही है, हम चाह रहे टेस्ट 1 की जगह पर 2 हो, टीचर्स को टेस्ट नहीं लेता है ना। आप ये तो नहीं है बेटा कि गाली गलौज शुरू करोगे, बच्चों को नहीं आने दोगे ऊपर, ये तो नहीं करोगे ना, है ना। हाँ, आप एक आध दिन बायकॉट कर सकते हो, चलो एक आध दिन शांतिपूर्ण तरीके से सुनो, कल कोई नहीं आएगा क्योंकि सर मैम हम लोग की नहीं सुन रहे, हम लोग को टेस्ट चाहिए, हम यूपीएससी एस्पिरेंट है, ये वो बात समझ में आती। आप प्रोटेस्ट कीजिए, हम नहीं कह रहे, बट देखो बेटा बोर्ड के एग्जाम शुरू हो चुके हैं 10th क्लास के, कितने बच्चों के एग्जाम छूटने के, कुछ बच्चों के एग्जाम छूट गए हैं। आप ये सोचो, एम्बुलेंसेज हैं, कितने, आप रेलगाड़ी रोक कर बैठ गए हो, मतलब रेलवे पटरियों पर बैठ गए हो, कितनी इमरजेंसी हो सकती है, किसी क्या कोई मर चुका हो सकता है, किसी क्या कोई और चीज हो सकती है, कोई इधर से उधर एग्जाम देने जा सकता है। मुद्दा वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल डेमोक्रेटिक राइट है कि हम प्रोटेस्ट करें, एजिटेशन करें, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन फंडामेंटल राइट भी अनलिमिटेड नहीं है बच्चों, वो लिमिटेड है। आप कीजिए, आप एक पर्टिकुलर जगह पर बैठिए जहां से लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो, ठीक है, रेलवे की पटरियों पर मत बैठिए, आप बिल्कुल अनशन कीजिए। मैं तो कह रही बिल्कुल मत छोड़िए सरकार को, मैं तो ये भी नहीं कह रही, आप अपनी सारी मांगे मनवाइए, जायज नाजायज जो भी है, लेकिन कम से कम उसका तरीका सही रखिए। अब आप बीच रोड पर बैठ जा रहे हो, पूरा जाम कर दे रहे हो, सारे माइनर के बिहाफ पर अब दिल्ली से बाहर जाना है तो इन्हीं बॉर्डर से जाना है, पंजाब हरियाणा यूपी जाना है तो यही बॉर्डर है, शंभू सिंघू टिकरी नोएडा का यही सारे बॉर्डर है, ठीक है। तो अब आदमी जाए कैसे, तो ये बड़ी दिक्कत है। उसी में कितने हॉस्पिटल्स हैं, कितने स्कूल्स हैं, कितने कॉलेजेस हैं। तो हमेशा ना जब आप यूपीएससी एस्पिरेंट ना, तो कभी ना एक पल्ले की बात मत कीजिए, हमेशा सीखिए, हमेशा ना बैलेंस बनाकर बात कीजिए, ऑलवेज बैलेंस बनाइए, ऑलवेज। ये मत बोलिए सीधा किसानों की गलती है, सीधा सरकार की गलती है, ऐसा मत बोलिए। इससे आप काफी मतलब जैसे क्या कहते हैं हम लोग, मतलब एक बेवकूफ नजर आते हैं कि हम लोग को कुछ पता ही नहीं है और एक ही साइड की बात कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो हमेशा क्या कीजिए, दोनों पल्लों को बैलेंस करके बात कीजिए। जैसे कि भाई डावरी की बात होती है तो लोग क्या कहते हैं, हंसी, जिसने डावरी लिया है ना उसको फांसी पे चढ़ा दो। अरे पहले मामला तो समझ लो, दोनों चीजें हैं कि पता चला लड़की ही झूठा इल्जाम लगा रही हो, और हर बार ऐसा भी नहीं कि लड़की ही झूठा इल्जाम लगा रही, सोचकर उसको छोड़ दो। तो पूरे मामले की तफ्तीश ठीक तरीके से हो। अगर डावरी के लिए लड़की को परेशान किया जाए तो जरूर उसे जेल की सजा होनी ही चाहिए, है ना। तो दोनों बातें। फिर इसी तरीके से रेप में हम कहते हैं सीधा फांसी की सजा दे दो, कुछ कहते हैं नहीं बिल्कुल फांसी नहीं होनी चाहिए। दोनों ही बातें बिल्कुल गलत है। अगर ब्रूटल रेप हुआ है तो बिल्कुल फांसी होनी ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम ये बिल्कुल नहीं कह, क्योंकि जब तक 2-4 लोगों को डेथ सेंटेंस नहीं मिलेगा तब तक लोगों की अकल ठिकाने नहीं आएगी। लेकिन ऐसा भी ना हो, है ना, कि वो रेप केस रेप नहीं था, आपसी कोई रिलेशन था और उसमें लड़की रेप का नाम लगा, मदर। ऐसा अब बहुत हो रहा है कि आपसी सहमति से रिलेशन बना और बाद में लड़की को जो भी प्रॉब्लम लगी और लड़की गई थाने और उसने सीधा कह दिया मेरा रेप हुआ है। तो ऐसा भी नहीं कि उस केस में लड़के को सीधा फांसी चढ़ा दिया जाए। तो दोनों सारी तरफ से सारी बातें होती हैं कि जिसको हमको दोनों पल्लों को समझकर ही चलना चाहिए ना। तो खास तौर से जब आप यूपीएससी एस्पिरेंट है तो यस लिखेगा, लोकवित्त का अर्थ लिखे, राज्य अपने दायित्वों को सार्वजनिक सत्ताओं, केंद्र सरकार
कॉमा राज्य सरकार, कॉमा राज्य सरकार, कॉमा स्थानीय शासन संस्थाओं, कॉमा स्थानीय शासन संस्थाओं आदि के माध्यम से वित्तीय साधनों या धन के द्वारा संपन्न करती है, या धन के द्वारा संपन्न करती है। इन्हीं संस्थाओं के वित्त से संबंधित सिद्धांतों कॉमा समस्याओं एवं नीतियों के विधिवत अध्ययन को ही लोक वित्त कहा जाता है। विधिवत अध्ययन को ही लोक वित्त कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज कर लीजिएगा। लोक वित्त मात्र सरकारी आय व्यय की अवधारणाओं से संबंधित नहीं है। लोक वित्त मात्र सरकारी आय व्यय की अवधारणाओं से संबंधित नहीं है, बल्कि इसके आयाम कहीं अधिक विस्तृत है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण, कॉमा वित्तीय प्रशासन, हाँ, इसके अंतर्गत सार्वजनिक ऋण, पब्लिक डेब्ट, सार्वजनिक ऋण, कॉमा वित्तीय प्रशासन तथा राजकोषीय नीति आदि भी शामिल होते हैं। अतः लोक वित्त को 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला सार्वजनिक आय, दूसरा सार्वजनिक व्यय, तीसरा सार्वजनिक ऋण, चौथा वित्तीय प्रशासन और पांचवा आर्थिक स्थिरता। वित्तीय प्रशासन और पांचवा आर्थिक स्थिरता। इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स लिखिएगा।
हेडिंग डालेगा पब्लिक फाइनेंस स्लैश गवर्नमेंट बजटिंग। डाल चुके होंगे आप हेडिंग, है ना? लिखिएगा उसमें द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू, द स्टडी ऑफ गवर्नमेंट्स रेवेन्यू and expenditure, revenue, government's revenue and expenditure is called as public finance, as public finance. The boundary of public finance, continue, the boundary of public finance in modern time, the boundary of public finance in modern time is not limited to ways and means of government income, ways and means of government income and expenditure only. Government income and expenditure only. But it also studies public debt, comma, financial administration and fiscal policy of the economy. Financial administration and fiscal policy of the economy. So we can say that public finance studies, that public finance studies revenue and expenditure of government, of an economy, and all the activities related to it, Public finance can be divided into five sections, which are as follows. First, public revenue. Second, public expenditure. तीसरा, public debt. Next, fourth, fiscal policy. और fifth, financial administration. तो आप ना देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे, हम ना हर जगह पर एक वर्ड यूज कर रहे हैं, दैट इज पब्लिक, है ना? हर जगह पर हम रेवेन्यू नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक रेवेन्यू, है ना? हम एक्सपेंडिचर नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक एक्सपेंडिचर। हम डेप्ट नहीं बोल रहे हैं, पब्लिक डेप्ट। तो सीधी सी बात है, जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ कि लोगों के लिए जमा किया गया पैसा या लोगों के लिए एकत्र या कलेक्ट किया गया पैसा और पलट के लोगों के ऊपर खर्च किया गया पैसा, और ये दोनों ही काम बच्चों किसके थ्रू हो सकते हैं? बजट।
दे दिया जाए। ये दोनों ही काम किसके थ्रू हो सकते हैं? बजट के थ्रू, है ना। हम अपने घर में पैसा कमाएं और फिर खर्च करें। तो उसके लिए आपके पेरेंट्स क्या बनाते हैं? जनरली घर में एक बजट। अब बजट बनता वैसा नहीं है प्रॉपर, पर एक माइंड में सेट है उनके वो बजट, है ना। और समटाइम आपके घरों में कई बार मतलब कॉपी पर भी लिखकर भी बजट होता है ना, कि इतना पैसा यहाँ, इतना पैसा यहाँ, यहाँ से पैसा आएगा, या मान लीजिए चलिए नहीं आएगा, बिजनेस नहीं है, तो एक सैलरी है पापा की, आपकी या मम्मी कोई भी कमा रही है, तो अच्छा 30,000 मम्मी कमा रही है या 40,000 मम्मी कमा रही है, 30,000 पापा कमा रहे हैं, अच्छा तो 70 आएगा। तो हम लोग अपने घर का बजट किसके हिसाब से बनाएंगे? 70 के हिसाब से ही बनाएंगे ना। 70 कमा रहे और 90 का बजट बनाएंगे तो हम बर्बाद होंगे ना। ये बात पक्की है कि नहीं है? कि अगर हमारे घर में टोटल इनकम है 70,000 रुपये, मान लेते एग्जाम्पल है, और हम बजट बना रहे हैं 74 का, 75 का, 80 का, 85 का, तो पॉसिबिलिटी एक दिन हमारा परिवार बर्बाद हो जाएगा। तो इसीलिए जनरली हम लोग जो काम करते हैं वो क्या, कि अगर 70 आ रहा है तो हम कोशिश क्या करते हैं, 50-55 से ऊपर का खर्चा ना हो, क्योंकि 10-15 हज़ार हमारे पास बचना भी तो जरूरी है। तभी तो आप कोई सेविंग करोगे। पापा ने कोई LIC ली होगी, कहीं कोई RD खोली होगी 2,000-4,000 की, तो वो पैसा बचना भी तो जरूरी है वक्त बेवक्त के लिए, है ना। तो इसीलिए हमारी कोशिश क्या रहती है कि हम जितना कमा रहे हैं उससे कम में ही हमारा खर्चा हो जाना चाहिए। या सम टाइम इकोनॉमी का गोल्डन रूल हालांकि ये भी कहता है कि नो क्रेडिट नो डेबिट, कि अगर आपने जितना कमाया, चलिए अगर आप उतना भी आपके पूरे परिवार में खर्च हो जा रहा है, सब ठीक ठाक चल रहा है, तो भी इट इज ओके। ये कोई बहुत गलत बात नहीं है कि मान लीजिए हम 70 कमा रहे हैं और 70 का ही लगभग पूरा खर्चा है, सब कुछ हो जाता है उसमें हमारा, सारी चीजें, है ना। हमें कभी किसी का मुंह नहीं देखना पड़ता, किसी से कर्ज नहीं लेना पड़ता, हमें कोई चीज उधार नहीं लेनी पड़ती, तो भी ठीक है, हमने जितना कमाया उतने में हमारा घर चल गया। तो ये भी एक गोल्डन रूल कहलाता है इकोनॉमी का। और लेकिन अगर बच जाए तो वो और अच्छी बात होती है। और इसलिए हम लोग हमेशा बचाने के फिराक में रहते हैं, इस मूड में रहते हैं कि हमेशा पैसा कुछ ना कुछ घर के अंदर बचना चाहिए। तो पापा ऐसे मम्मी को मान लीजिए 5,000 देते हैं कि राशनिंग के लिए, तो मम्मी कोशिश क्या करती है, 500,000 उसमें से हर महीने बचा ले। सब्जी के लिए पैसे दिए पापा ने, मान लीजिए 200 रुपये आज दिया, 2 दिन बाद फिर दिया, मम्मी क्या कोशिश करेगी, 200 में से 50 रुपये कहीं ना कहीं बचा ले। क्यों? वो बचा बचा के, ताकि मम्मी के पास कुछ पैसा कलेक्ट हो जाए, कि वक्त बेवक्त, है ना, ईश्वर ना करे, हम हमेशा कहते हैं कि कोई ऐसी बात हो जाए तो कम से कम रात बेरात ऐसी कोई बात हो जाए तो हमारे घर में पैसा होना चाहिए। बिल्कुल जनरल बात हो रही है यहाँ पर, एकदम किसी करोड़पति की बात नहीं हो रही है। जब भी इकोनॉमी की बात होती है ना, तो जनरल लोगों के हिसाब से बात होती है। हम करोड़पति या लखपतियों की बात नहीं कर रहे हैं, है ना, कि जिनके घरों में लाखों रुपए पड़ा है। इस इंडिया के अंदर जो आम आदमी की स्थिति है वो क्या है, वो आपको अच्छी तरीके से पता है। और आम आदमी वही है जो इस देश में लगभग 1 अरब से भी ज्यादा की आबादी को कवर करता है। बाकी वो लोग जो लखपति है, करोड़पति है, पैसा खूब आ रहा है घर में इधर उधर से, तो उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। पर एक सामान्य मध्यम वर्गीय जो मिडिल क्लास फैमिली है, जो इस देश की मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन को कवर करती है, उसकी हर दिन की जद्दोजहद यही है। और इसीलिए वो अपने घर में 2, 4, 5, 10 हज़ार बामुश्किल जोड़ कर रख पाते हैं कि कल को बच्चे की तबीयत खराब हो गई, कोई इमरजेंसी हो गई, तो कम से कम उतना पैसा घर के अंदर होना चाहिए। पर किसी अमीर आदमी को शायद ये बात समझ में नहीं आएगी। अब वही बात बोली जाती ना कि अंबानी के बच्चे को क्या पता कि भूख क्या चीज होती है। अंबानी का बच्चा इस बात को कभी समझ सकता है क्या? वो कभी समझ नहीं सकता, वो कभी भूखा रहा ही नहीं है। वो पतला होने के लिए जरूर भूखा रहा है ना, वो पतला होने के लिए जरूर भूखा रहा है, कीटो डाइट की है। बाकी हमारी आबादी से ये पूछिए कि कोई पतला होने के लिए डाइट करता है? डाइटिंग करने की नीड ही नहीं है, इतनी मेहनत करता है कि बैठे बैठाए वो दुबला पतला रहता है, जैसे कि एक मजदूर। तो मजदूर को कभी कोई डाइट करनी ही नहीं पड़ती है ना, क्योंकि मजदूर इतना मेहनत का आदमी होता है कि हमेशा दुबला पतला ही रहता है और उसे कभी कोई BP शुगर नहीं होती है ना। अमीर को ही सोने के लिए नींद की गोली खानी पड़ती है, इतना पैसा उसके घर में, क्या बात है, लेकिन उसे नींद नहीं आती, क्योंकि इतना पैसा इसलिए तो नींद नहीं आ रही है। सही बात है ना भाई, मेरे बैग में भी 20,000 रुपये रखकर मैं चल रही हूँ, तभी तो मैं परेशान हूँ, है ना। लेकिन अगर मुझे पता है कि मेरे पास 50-100 रुपये पड़ा है, कोई चोरी भी कर लेगा तो क्या कर लेगा, क्या लेगा मेरा 50 ले जाओ, और बाकी बची किताबें ले जाओ, किताबों का जो यूज होगा कर लेना। लेकिन अगर मैं लाखों रुपए लेकर घूमूं तो हर दिन परेशान रहूंगी। तो वही चीजें, इसे अमीर को नींद नहीं आती, लेकिन मजदूर देखिए आराम से गर्मी में सर्दी में चादर दाने नहीं दाने सो जाता है। ना उसे मलेरिया होता है ना उसे डेंगू होता है। सही बात है ना, मलेरिया डेंगू भी हमारे ही घरों में होता है, ना उसके बच्चे को मलेरिया होता है ना डेंगू, क्योंकि कोई फिक्र ही नहीं है दिमाग के अंदर, कोई क्या छीनेगा कोई क्या लेगा,
आज जिंदा कल मर गया तो भी क्या दिक्कत है ना। तो मैं वही तो बोल रही हूँ। तो इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो जब भी बजट आपको समझना है ना, तो हमेशा मिडिल क्लास फैमिली को मूड में रखकर समझिए, ध्यान में रखकर समझिए। आप खुद भी कितने अमीर है उस बात को बिल्कुल साइड कर दीजिए, वरना ये बातें आपके सर के ऊपर से चली जाएंगी। अगर आप खुद की अमीरी कोई बीच में ले आओगे कि हम तो बहुत अमीर हैं, हमें तो नहीं लगता ऐसी कोई चीज़ है, तो आप इस बजट टॉपिक को कभी भी समझ नहीं पाएंगे। जैसे इन्फ्लेशन का टॉपिक था, है ना, कि भाई दाल रोटी वाली बात, तो अमीर बच्चे को क्या पता कि दाल रोटी भी थाली से गायब होती है, क्योंकि उसको तो कभी पता ही नहीं कि ये चीज़ें हो सकती हैं। वो तो 1000 रुपये का बैठकर पिज़्ज़ा बर्गर खा देता है, दोस्तों को पार्टी दे देता है 2000 की पिज़्ज़ा पार्टी। लेकिन किसी मिडिल क्लास फैमिली से पूछिए, उसके लिए ये चीज़ें बहुत बड़ी है कि वास्तव में दाल का महंगा क्या है, महंगाई क्या है, सब्जियों की महंगाई क्या है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली को समझ में आता है। तो बजट को जब भी समझना तो अब लोकली ही आपको समझना पड़ेगा, और जो नॉर्मल बजट आता है सरकार का भी, उसको भी आपको नॉर्मली ही समझना पड़ेगा, लोकली ही समझना पड़ेगा। वरना क्या फ़र्क पड़ता है कि सिलेंडर के रेट में 50 रुपये की बढ़ोतरी हो गई, कोई फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता अमीर आदमी को, लेकिन गरीब आदमी को और मिडिल क्लास आदमी को फ़र्क पड़ता है। अब इसीलिए सरकार हर साल बजट में अमीरों की चीज़ों को महंगा कर देती है। हाँ, वाइन हर साल महंगी होती है, हर साल महंगी होती है वाइन, हर साल। अब बढ़िया वाइन है, वोडका है, रम है, विस्की है, भाई ये कौन पीने वाला है? अमीर ही पिएगा, अमीर ही पिएगा, उसी के घर में ये बॉटल सजी होंगी। वरना मिडिल क्लास आदमी को इतना पैसा थोड़ी ना कि वो 5000 की वाइन रखे अपने घर में, है ना। लेकिन अमीर आदमी है, उसके घर में पड़ी है लाखों रुपए की वाइन, है ना। तो एयरपोर्ट पे उतरता है, एयरपोर्ट से बाहर निकलता नहीं, पहले वाइन खरीदता है, तो उसके पास इतना पैसा है। लेकिन आम आदमी के लिए नहीं है, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता उस बजट में। महंगे मोबाइल और महंगे हो जाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता है? 60,000 का मोबाइल लेने वाले आदमी को अगर मोबाइल 66 का हो गया, 6000 महंगा हो गया, उसे कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एप्पल का जो आईफोन लेने वाला है, उसका मूड है, अगर वो 5-10 हज़ार महंगा भी हो गया तो क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि हमेशा फ़र्क उनको पड़ता है बजट का भी जो मिडिल क्लास या गरीब होते हैं। अमीर को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एसी 45 का था, इस सीज़न में 52,000 का हो गया, उसे एसी में सोना है, क्योंकि एसी के बिना उसे नींद आनी ही नहीं है। उसे पता है कि मुझे एसी के बिना मैं मर जाऊंगा, मेरा दम निकल जाएगा। तो अब वो 50 का हो, 55 का हो या 60 का हो, लेकिन हम आप जरूर सोचेंगे कि अरे यार लेने वाले थे लेकिन अब महंगा हो गया है, तो चलो छोड़ देते हैं, 1 साल और कूलर में सोते हैं। जनरली हम लोग अपने घरों में ऐसा ही सोचते हैं। तो इस तरीके की जो चीज़ें हैं, तो इसलिए बजट जब भी आपको समझना है, इस टॉपिक को समझना है, तो लोकली समझना होगा और गरीबों और मध्यम वर्ग के दृष्टिकोण से समझना होगा। अमीरी के दृष्टिकोण से आप इस बजट को टॉपिक को कभी समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब है कि हमें एक चीज़ बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती है बच्चों, कि जो पूरा मामला है वो किसका है, वो एग्जैक्टली बजट का है। पक्की बात है। तो पूरा मामला जो हमारे सामने आता है वो आता है बजट का। हम क्या खर्च करेंगे और कहाँ से पैसे की उगाही करेंगे, है ना। मतलब हम कहाँ से कमाएंगे और कहाँ पर खर्च करेंगे, ठीक है। और इसीलिए गवर्नमेंट कहाँ से लेगी और कहाँ पर देगी, इसके लिए गवर्नमेंट अपने बजट के कुछ कंपोनेंट या टाइप्स जो है वो डिटरमाइन करती है या निर्धारित करती है। पर उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि बजट होता क्या है। क्या होता है बजट बच्चों? इन सिंपल टर्म्स, सिंपल वर्ड्स, व्हाट इज द बजट? किसे कहते हैं आप बजट? फाइनेंशियल प्लानिंग, यू कैन से, बिल्कुल सही बात है। वित्तीय योजनाएं बनाना ही बजट है। और सोचो और बताओ। ठीक है, बजट, लेकिन वो तो बेटा वो हो गया ना, उसका यूज हो गया, है ना। वो यूजेस ऑफ बजट हो गया ना, कि अगर बजट हमने बनाया है ना, तो वी कैन डू बेटर मैनेजमेंट, है ना। तो दैट इज द यूजेस ऑफ द बजट, है ना। आई एम आस्किंग व्हाट इज बजट? बजट ही क्या है ना, पहले जैसे आदित्य ने बताया कि फाइनेंशियल प्लानिंग, सपोज दैट, है ना। सो दैट इज, तो और कुछ? जितना पैसा है उसी के अंदर सब कुछ हो जाए, कुछ बाहर से ना जाए। कुछ बाहर से ना जाए, वेरी गुड, शाबाश। जितना पैसा है उसके अंदर हो जाए मैडम, उसके बाहर कुछ। सो यू मीन टू से आय व्यय का लेखा जोखा। हाँ हाँ, एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक बात है। हाँ, वो भी एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, एग्जैक्टली। तो इनकम जिसे हम रिसिप्ट्स कहते हैं, है ना, मतलब इस टॉपिक में हम उसे रिसिप्ट कहते हैं बेटा। इनकम भी यूज कर सकते हो, बट बेटर वर्ड इज रिसिप्ट। और खर्च जिसे हम एक्सपेंडिचर कहते हैं, मतलब वही हिंदी के बच्चों के लिए आय और व्यय या प्राप्तियां और वेरी सॉरी,
या प्राप्तियां और व्यय। एक सेकंड बेटा, चल रहा है डिसोल्यूशन का, तो मुझे भी एज अ फुल फ्रेश पार्टनर शेयर दो। दिस इज द ओनली ऑब्जेक्ट। क्यों फाइल करेगा, इसके अलावा और कोई ऑब्जेक्ट बनता नहीं है। तो इसमें कहा गया कि भाई पार्टनर अनाउंस कर रहा है, नोटिस दे रहा है इस बात का कि वो ऐसी पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर है जो डिसॉल्व हो चुकी है, ठीक है। तो वहां पर ये सेक्शन 35 अप्लाई नहीं होगा। तो ऐसी कोई भी पार्टनरशिप फर्म जो विद इन दिस टाइम पीरियड डिसॉल्व हो चुकी है, वहां पर पार्टनर के किसी भी माइनर के नोटिस देने का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नोटिस सिर्फ उसीलिए दिया जाएगा जो पार्टनरशिप फर्म एग्जिस्टेंस में है। जो पार्टनरशिप फर्म ही नहीं रही, एग्जिस्टेंस में नहीं, जो ऑलरेडी डिसॉल्व हो गई, उसके लिए आपको नोटिस देके आप उसके पार्टनर A minor after attaining ठीक है। तो हमने क्या बोला, इसका मतलब क्या है कि रिसिप्ट क्या है और हमारा एक्सपेंडिचर क्या है, प्राप्तियां क्या है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं आय को ही प्राप्तियां। तो प्राप्तियां क्या है और व्यय क्या है, तो भाई एक हाथ से ले और एक हाथ से दे। तो इसका जब हम लेखा जोखा करते हैं, मतलब इसकी जिसे हम कहते हैं अकाउंटिंग करते हैं, है ना, तो दैट इज कॉल्ड बजट। जो बजट वर्ड आया है वो कहां से आया है? बजट वर्ड आया है बेसिकली फ्रांस से। कहां से आया ये? बेसिकली फ्रांस। और एक्चुअली जो ये वर्ड आया था बच्चों, ये बूजट नाम से आया था। किस नाम से आया था? बूजट, BOUGET, बूजट। किस नाम से आया था? BOU, बूजट, जिसे हिंदी में कहते हैं बजट। बजट का मतलब होता है एक लेदर बैग, या जिसे हम कहते हैं चमड़े का थैला, ठीक है, इसे हम कहते हैं बजट। मतलब फ्रांसीसी लैंग्वेज में, है ना, फ्रांस की लैंग्वेज में इसे कहते हैं एक्चुअली बजट, कहते थे मतलब। तो सबसे पहले ही जो वर्ड आया था वहाँ की असेंबली में आया था, क्योंकि जब फ्रांस की असेंबली में अपने कुछ ऐसे रिपोर्ट्स को या अपने प्रपत्रों को कहिए हिंदी में, है ना, तो वो क्या करते थे, एक चमड़े का थैला होता था, एक बैग होता था चमड़े का, उसमें से निकालते थे, निकालकर फिर सामने रखते थे, अपने टेबल के ऊपर, डेस्क के ऊपर रखते थे, और उसके ऊपर वही ऑब्वियसली बात है, उसके ऊपर डिस्कस करते थे कि इस तरीके से हम लोग खर्च वगैरह करेंगे। तो जब वो ऐसा करते थे तो उसे कहा जाता था बजट खोला गया, बजट ओपेंड, ठीक है, बजट खोला गया मतलब चमड़े का थैला खुला और उसमें से कुछ प्रपत्र, ठीक है, कुछ पेपर्स जो है वो बाहर आए जिस पर डिस्कशन करना। तो तब से लेकर अब तक एक ही वर्ड यूज किया जाता है, किसी भी कंट्री में बजट आता नहीं है, ऑलवेज बजट खोला जाता है। हमेशा याद रखिएगा, हम लोग भी अपनी कंट्री में इसी टर्म को यूज करते हैं, मीडिया भी, कि बजट खोला जाएगा, पिटारे में से क्या निकलेगा। तो आपको पता है कि पहले क्या होता था कि एक ब्रीफ केस लिए रहते थे फाइनेंस मिनिस्टर, आपने देखा होगा, बड़ा बढ़िया सा एक ब्रीफ केस होता था, और जब वो लोकसभा में जाते थे डिस्कशन करने के लिए तो ऐसे ब्रीफ केस खोलते थे। तो मतलब वही बजट खोला जा रहा है, और फिर उसमें से कुछ रिपोर्ट जो सारी रिपोर्ट जो है वो बाहर आते थे, और फिर उसके ऊपर डिस्कशन किया जाता था कि इस पर्सन के लिए इतना है, इस कैटेगरी के लिए इतना है, उसके लिए इतना है, एससी के लिए इतना है, एसटी के लिए इतना है, विमेन के लिए इतना है, एग्रीकल्चर के लिए इतना है, एक्सेट्रा करके आप बात कर लें। तो वही चीज़ है कि बजट खोला जाता है। लेकिन लास्ट टाइम फर्स्ट टाइम मतलब निर्मला सीतारमण जी ने एक डिजिटल बजट दिया था, आपको पता होगा। तो वो फर्स्ट ऐसा ईयर था लास्ट का कि जिसमें डिजिटल बजट आया था 22-23 के लिए। डिजिटल मतलब उन्होंने लैपटॉप के थ्रू, है ना, एक मतलब पूरे एक टैब के थ्रू उन्होंने बजट को पढ़ा था। और अब वही चीज़ हो गई है ताकि हम पेपरलेस, क्योंकि हम आपको पता है कि हर काम
कर रहे हैं, पेपरलेस बैंकिंग, पेपरलेस वर्किंग, है ना। तो पेपरलेस काम करने के कारण वो चीज़ हुई है, पर अभी भी बोला क्या जाता है, बोला वही जाता है कि बजट खोला जा रहा है। तो इसलिए हमने क्या बोला, इसमें दो ही मेन कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो क्या होता है, एक होता है हमारे लिए इनकम या रिसिप्ट, और दूसरा होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो इसके दो ही कंपोनेंट्स इंपॉर्टेंट है, एक तो इनकम या रिसिप्ट, आय या प्राप्तियां, और दूसरा एक्सपेंडिचर, जिसे हम कहते हैं खर्च या व्यय। इसे हम एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं, बट द करेक्ट नेम इज एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो हमारे एक्सपेंसेस क्या है, हमारे एक्सपेंडिचर्स क्या क्या है। तो यही दो कंपोनेंट है जिसको लेकर बजट बनता है, पूरा पब्लिक फाइनेंस टॉपिक होता है, और जिसको लेकर हम लोग चीज़ों को डिस्कस करते हैं। अब देखिएगा, एक सीधी सी बात है, जैसे अभी हम लोग थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि बिल्कुल करेक्ट रूल क्या है किसी भी कंट्री में, किसी भी हाउस होल्ड में, किसी भी सोसाइटी में, इकोनॉमी में। करेक्ट रूल क्या है कि हमेशा जो हमारी इनकम है वो हमेशा सरप्लस में होनी चाहिए, है ना। और जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो हमेशा हमारे इनकम के कंपैरेटिवली कम होने चाहिए, और कम से कम इनकम सरप्लस में ना हो, मतलब अधिशेष में, एक्स्ट्रा ना भी हो, तो कम से कम इतनी जरूर होनी चाहिए कि जो हमारे सभी खर्चों को या हमारे सभी एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सके। पक्की बात है ना, जो मैंने बताया कि हम लोग घर में भी यही कोशिश करते हैं। लेकिन फील कीजिए कि अगर हमारे यहाँ पर हमेशा व्यय ज़्यादा हो, है ना, और आमदनी कम हो, वही आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया, है ना, तो हम लोग हमेशा किस में चले जाएंगे, घाटे में चले जाएंगे। घाटे में जाएंगे, खर्च तो फिर भी लगाएं क्योंकि हमने वैसी आदत मेंटेन कर ली है, या कुछ भी कहिए, हम खर्चों को कम नहीं कर पा रहे, तो ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे, हम लोग कर्ज लेने के बारे में सोचेंगे, हम लोग उधार लेने के बारे में सोचेंगे। फिर हमारी नीति क्या होनी चाहिए, चलो अब हमने कर्ज लिया है, अब हमने एक बार उधार ले लिया है, एटलीस्ट अब हम अपने खर्चों को कम करें, है ना। हम अपनी फैमिली वालों को समझाएं, घर में, परिवार में, कि भाई अब हमें खर्चा कम से कम करना है, क्योंकि देखो अब हमने कर्ज ले लिया, अब उस कर्ज के पैसे को हम फिर से एक्सपेंडिचर्स के ऊपर खर्च कर दें वापस से, और फिर से वही बात आ जाए, फिर से वही बात क्या आ जाए कि लीजिए अब फिर वही, फिर हम दोबारा कर्जा ले। इस तरीके से क्या होगा कि ये एक साइकिल है जो कि चलती चली जाएगी, एक साइकिल है, एक पहिया है जो कि घूमता रहेगा, और हम उसमें लगातार ट्रैप पर ट्रैप, ट्रैप पर ट्रैप होते चले जाएंगे। तो इसीलिए वही कंडीशन जो है इंडिया के साथ है, लेकिन अभी हम उसे बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि गवर्नमेंट कौन कौन से अपने मतलब एक्सपेंडिचर और अपने जो रिसिप्ट्स हैं उनको ठीक तरीके से एस्टिमेट करने के लिए कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज़ करती है अपने बजट के अंदर। और आपको पता है कि जब भी एक साल का बजट बनता है, हमेशा याद रखिएगा, तो वो हमेशा अपने 3 डेटा के साथ बनता है। ऑलवेज याद रखिएगा, उसमें हमेशा 3 डेटा यूज़ किए जाते हैं जब भी एक साल का बजट बनता है। मान लीजिए अभी बजट बना है कौन सा, 2024 से 25 का, है ना। तो 24 से 25 का बजट करंट अभी जो है वो तैयार हुआ है। लेकिन आपको क्या लगता है, इसमें आगे और पीछे के कोई डेटा नहीं लिए जाएंगे? लिए जाएंगे। तो इसमें जो डेटा लिया जाएगा वो 2023 से 24 का भी लिया जाएगा, और 2025 से 26 का जो आगामी डेटा है वो भी इसमें लेकर, मतलब लगभग एक एस्टिमेशन है वो इसमें किया जाएगा, ठीक है। तो जिसे हम कहते हैं रिवाइज्ड एस्टिमेट्स, एक्चुअल डेटा, और जो एक फाइनल डेटा है वो हमारे सामने बजट के तौर पर आता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट ये काम करती है ताकि उसे पता रहे कि 23-24 में मैंने कितना खर्च किया था और कहाँ खर्च किया था। ठीक वैसे ही पिछले महीने हमारे लगभग क्या खर्चे थे, तभी तो हमें पता चलेगा ना कि पिछले महीने क्या खर्चे थे या अब तक क्या खर्चे हैं, और उसके अकॉर्डिंगली वो खर्चे तो इस महीने होंगे ही होंगे, क्योंकि राशन है, दूध है, फल है, सब्जी है, मेडिसिन है, बच्चों की फीस है, किराया एक्सेट्रा, ये तो जाना ही जाना है, ये तो हर महीने ही जाना है, ठीक है। उसके अलावा हो सकता है कि करंट ईयर में हमारे सामने कुछ खर्चे और हो जाएं,
है ना। जैसे अब हमें नहीं पता है, अब घर में एक मैरिज है जो लास्ट ईयर तो नहीं थी, सॉरी लास्ट मंथ तो नहीं थी, जनवरी में, लेकिन पता चला ये फरवरी मंथ चल रहा है, मैरिज बहुत हो रही है, पता चला हमारे भी आसपास फैमिली में कोई मैरिज है। अब हमें पता है कि 50,000 हमारी इनकम है, बाकी खर्चे वही है, मैरिज में जाने का खर्चा हमें अलग से निकालना पड़ेगा, कपड़े लेने पड़ेंगे, टिकट्स के पैसे खर्च होंगे, देन लेन होगा वहाँ पर, तो वो एक्स्ट्रा पैसों का बंदोबस्त भी करना होगा। और हमें ये भी देखना पड़ेगा कि फिर मार्च के लिए भी तो व्यवस्था होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मार्च में जो पैसा आएगा, हमारी जो सैलरी है वो 7 से 10 के बीच में आ रही है, तो भाई हमें मार्च का भी, मान लो कभी सैलरी लेट हो जाए, हम ये मानकर चलते हैं, तो हमें 10 तारीख तक का महीना भी चलाना है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे, 25 और 26 का भी एक एस्टिमेशन लेकर चलेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे कि हमें पता है कि हमने 24 से 25 का बजट बना दिया, लेकिन अब अगले साल फैब में बजट आएगा ना, तो अब हमें पता उसके पहले तो हम अपने कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वो तो लोकसभा में पहले डिस्कशन होता है, फिर पैसा होता है पास, फिर वहाँ से बजट निकल कर आता है। लेकिन मान लो कि कहीं जनवरी में या दिसंबर लास्ट में कोई ज़रूरत पड़ गई कंट्री को, तो फिर कैसे चीज़ होगी, हमको तो नहीं पता ना। अब जैसे छोटी सी बात है, बड़ी माइनर सी बात है जो आपको तुरंत समझ में आएगी। अब पीजेंट मूवमेंट मतलब फार्मर्स मूवमेंट नहीं पता था ना, एकदम से उन्होंने अनाउंस कर दिया कि 13 फरवरी और 16 फरवरी को, आज आपको पता है वैसे भारत बंद है, उनके तरफ से भारत बंद है। बाकी चीज़ें खुली हुई हैं क्योंकि वो स्वैच्छिक है, जबरन नहीं है, हाँ, लेकिन उनकी ओर से भारत बंद है, रोडवेज वगैरह की जो बसेज हैं वो नहीं चल रही हैं, ठीक है, तो भारत बंद है। अब लेकिन मान लीजिए कि इसको ठीक ठाक करने में, इस मूवमेंट को मतलब रोकने के लिए क्या सरकार का कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है? हाँ, कितना पैसा सरकार खर्च कर रही है पुलिस बलों के ऊपर, बताइए, कितनी चीज़ें लगा रही है, कितना यूज़ हो रहा है, कितनी सीआरपीएफ की फोर्सेस लगी हुई हैं, बटालियंस लगी हुई हैं, तो कितनी चीज़ें, कितने पानी के फव्वारे छोड़े जा रहे हैं, टीयर गैस छोड़ी जा रही है, तो क्या ये सब मुफ्त में आ रहा है क्या सरकार के पास? तो सरकार इन पर भी कितना पैसा खर्च करे। अब सरकार को तो नहीं पता था ना कि ये स्थिति हो जाएगी, है ना। अब ये तो फरवरी में हो रही है, बजट आ चुका है, अब मान लीजिए यही स्थिति जनवरी में हुई होती है, दिसंबर में हुई होती, तो गवर्नमेंट को वो भी चीज़ें मैनेज करके अपने पास रखनी पड़ती है। तो इसीलिए जब एक बजट आता है, किसी एक साल का बजट आता है, तो उसमें लास्ट ईयर का भी एस्टिमेशन होता है और जो अपकमिंग ईयर होगा, है ना, उसका भी एक एस्टिमेशन होता है। और जो करंट ईयर चल रहा है, मतलब 24 से 25 जो चलेगा, ये वाला बीच वाला, इसके लिए तो टोटल बजट आया ही है, इसके लिए तो टोटल बजट आया ही है कि किस सेक्टर पे हमें कितना पैसा खर्च करना है, किस सेक्टर पर ज़्यादा फोकस करना है और किस सेक्टर पर हमें कम फोकस करना है। तो इन सारे एस्टिमेशन को लेकर जो बजट है वो बनता है। तो बजट कितने टाइप का होता है आप देखिएगा, ऐसे अगर हम टाइप्स ऑफ बजट बोलेंगे, टाइप्स ऑफ बजट बोलेंगे तो बहुत सारे बजट होते हैं, जिसे हम कहते हैं बजट के प्रकार, जिसे हम कहते हैं बजट के प्रकार। तो ऐसे मैंने क्या बोला, अगर हम देखेंगे तो बजट के टाइप्स बहुत हैं, मतलब वैसे दो टाइप्स हैं कि रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट, गवर्नमेंट जो अपनी पॉलिसी मेकिंग करती है उसके बेसिस पर बजट के कुछ और टाइप्स भी हैं, है ना। तो मैं आपको बताती जा रही हूँ, सारी चीज़ें नोट्स में होंगी, इनको मैं नहीं लिखवाऊंगी, बाकी आगे आगे कुछ चीज़ें होंगी वो मैं लिखवाऊंगी, तो आप समझते चलिएगा। तो टाइप्स ऑफ बजट में हम देखेंगे कि पहला बजट है ट्रेडिशनल बजट, पारंपरिक बजट। दूसरा है कैपिटल बजट या पूंजी बजट, ठीक है। तीसरा है परफॉर्मेंस बजट, जिसे हम हिंदी में कहते हैं निष्पादन बजट, ठीक है। नेक्स्ट है आउटकम बजट, हिंदी में इसे हम कहते हैं परिणाम बजट। नेक्स्ट है जेंडर बजट। लैंगिक या जेंडर बजट। और लास्ट है ZBB, ये मैं ऊपर लिख रही हूं, ZBB
BB मतलब ज़ीरो बेस बजट, हिंदी में इसे हम कहते हैं शून्य आधारित बजट। ठीक है, ये टाइप्स ऑफ बजट है। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बजट है दैट इज जेंडर बजट और ZBB। तो जेंडर बजट और ZBB, आपने नाम लिख लिया? लिख लिया? अरे हिंदी वाले नहीं लिखा भी? लिखो 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 बेटा, ये सब तो मैं समझा दूंगी, है ना, नोट्स वगैरह में भी चीज़ें रहती हैं ये सब। इसके नोट्स आपको मिल जाएंगे कल, ठीक है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो बजट है, जो ट्रेडिशनल बजट है, जिसे हम पारंपरिक बजट या आम बजट भी कहते हैं, तो आप देखिएगा हमारी कंट्री का बजट कैसा भी हो, पर जनरली उसे किस नाम से लाया जाता है? आम बजट के नाम से, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? आम बजट। आम बजट मतलब आम लोगों का बजट, जनरल लोगों का बजट, मेरा और आपका बजट। अगर मान लेते हैं कि हम उसे आम बजट ना बोले, 1% चांस है, और मान लीजिए हम उसे परफॉर्मेंस कह रहे हैं, आउटकम कह रहे हैं, जेंडर कह रहे हैं, ZBB कह रहे हैं, तो वही बात जो अभी हमने थोड़ी देर पहले की कि लोगों की इकोनॉमिकल समझ वैसे ही कम है, तो लोगों को क्या लगेगा? देखो सरकार जेंडर बेस्ड बजट ला रही है, परफॉर्मेंस ला रही है, आउटकम ला रही है, लो जी अब तो आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं बचा, सब सत्यानाश कर दिया। ऐसा जनरली हमारे यहाँ लोग बोलते हैं सरकारों के लिए। तो इसीलिए सरकार चाहे ला रही हो बेशक ZBB, बेशक परफॉर्मेंस या इन सब का मिक्सिंग, लेकिन गवर्नमेंट उसे नाम क्या देगी? गवर्नमेंट उसे नाम देगी प्रॉपर तरीके से आम बजट। तो आम बजट मतलब जनता के लिए लाया जा रहा जो बजट है वो आम बजट है, पहली बार। तो जिसमें सिंप्लीफाई तरीके से आय और व्यय का, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सिंपल से टर्म्स में आम बजट कहते हैं। ये वैसे डेवलपिंग कंट्रीज में आता है जनरली, या किसी भी कंट्री में, क्योंकि बजट का मीनिंग ही है कि हम आय व्यय को देखें, तो किसी भी कंट्री का बजट होता है। सेकंड है कैपिटल बजट। कैपिटल बजट जो आता है वो डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर आता है, जो हाई इनकम या हाई ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वाले कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर कैपिटल बजट आता है, क्योंकि दे नो वेरी वेल कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कम है, या हमारे जो रिसिप्ट्स हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर से ज़्यादा है। अब इंडियन गवर्नमेंट है या जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनको पता है कि जो हमारे एक्सपेंडिचर है वो ऑलवेज ज़्यादा रहने वाले हैं, और जो हमारे रिसिप्ट्स हैं वो हमेशा कम होने वाले हैं। सेम एज एक इंडियन फैमिली की तरह, जिसके खर्चे हमेशा ज़्यादा ही होते हैं और जिसकी पूर्ति हमेशा कमी होती। इनकम ऑलवेज, हम लोग अपने घरों में सब लोग किसी ना किसी तरीके से रोते ही रहते हैं। सब लोग, कितना पैसा है घर में, पर सबके घर में रोना धोना चलता रहता है। बड़े खर्चे हैं साहब, बड़े खर्चे, खास तौर से आपके पापा। बहुत खर्च है यार, बहुत खर्च है अपने घर में। किसी के घर में इतना खर्च नहीं होता जितना अपने घर में खर्च होता है। बहुत खर्चा करते हो तुम लोग। तो वो पापा हमेशा बोलते रहते हैं, रोकते टोकते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है, क्योंकि वो कमाते हैं, या मदर भी कमा रही है तो कमा रहे हैं, तो उन्हें लगता है कि खर्चा बहुत ज़्यादा है ना। तो वही चीज़ है, मतलब मैं तो खुद ही जब मेरी कोई सैलरी या पेमेंट आता है मैं मतलब डरना शुरू हो जाती हूँ, क्योंकि मतलब इसलिए कि आया है नहीं है, और बच्चे पहले से सोच कर बैठे हैं इस बार ये लेना है,
इधर बोले ना है मम्मी का पैसा आएगा, मैं कहती हूँ कमबख्तो पैसा आने दिया नहीं है तुम लोगों ने, खर्चों की सरदर्दी पहले ही डाल दी है मेरे सर के ऊपर। तो मतलब ऑलवेज ये लगता है कि बाप रे बाप ये खर्चे, लेकिन सबके घर में सब होता है। ठीक उसी तरह जैसे ये देश चल ही रहा है, ठीक उसी तरीके से आपका और मेरा घर भी चल ही रहा है। लेकिन हमेशा एक टेंशन में हम लोग रहते हैं जो कमाने वाले लोग हैं, मतलब पेरेंट्स, कि खर्चे कैसे पूरे होंगे, बहुत खर्चा है। और फिर वही बात आती है हम क्या खाएं क्या ना खिलाएं बच्चों को। जैसे आपके घर में है, बच्चों को कोल्ड ड्रिंक भी चाहिए, आप ही लोग हैं आइसक्रीम भी चाहिए, पनीर भी खाना है, चिकन खाने वालों को कभी चिकन भी खाना है, सारी चीज़ों को मैनेज करना है, कभी होटल भी जाना है, कभी कपड़े भी खरीदने हैं। पर वो चीज़ें क्या होती हैं, पेरेंट्स सब मैनेज करते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से जो सरकार होती है ना, वो भी सारी चीज़ों को मैनेज करती रहती है और हम लोग को पता भी नहीं चलता है। सेम वैसे ही जैसे आप बच्चों को पता नहीं चलता कि मम्मी पापा चीज़ों को कहाँ से मैनेज कर रहे हैं। तो बहरहाल ये बजट हमारे देश में तो फिलहाल तक तो कभी आया नहीं है और फिलहाल आगामी सालों में इसकी कोई संभावना भी दिखाई नहीं देती है, क्योंकि फिलहाल हमारे खर्चे जो है कंट्री के वो ज़्यादा ही हैं। फिर है परफॉर्मेंस बजट। देखिए परफॉर्मेंस बजट और आउटकम बजट है ना, लगभग एक साथ काम करते हैं एक तरीके से। कैसे, मैं आपको बताती हूँ। देखिए क्या होता है कि आपको पता है कि हर मिनिस्ट्री अपना अपना परफॉर्मा भेजती है किसको, फाइनेंस मिनिस्ट्री को, मतलब जो वित्त मंत्रालय है उनको। और वित्त मंत्रालय के माध्यम से काम करता है कौन, फाइनेंस कमीशन, मतलब कि वित्त आयोग। जैसे कि हमारा लास्ट वित्त आयोग कौन सा, 15वां वित्त आयोग है ना। तो अब वो काम करता है कि भाई कैसे कैसे पैसा हमको डिस्ट्रीब्यूट करना है लोगों के बीच में, मतलब मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के बीच में। तो गवर्नमेंट अब क्या बोल रही है, गवर्नमेंट ने क्या चेंज किया है खासतौर से 2010-11 के बाद से, ठीक है, मतलब 21st सेंचुरी में, कि अब बजट ऐसा नहीं होगा कि आपने अपना परफॉर्मा रखा कि सपोज दैट, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ कि मुझे 2 करोड़ की जरूरत है। मान लीजिए ह्यूमन एंड रिसोर्स मिनिस्ट्री ने बोला मुझे 2 करोड़ की जरूरत है, तो अब ऐसा नहीं होगा कि फाइनेंस मिनिस्ट्री या फाइनेंस कमीशन उठाया, लो जी आप 2 करोड़ रुपए ले जाइए। अब मुद्दा क्या होगा कि जी नहीं, पहले आपको अपना लास्ट ईयर का परफॉर्मेंस बताना पड़ेगा कि आपको अगर लास्ट ईयर मान लीजिए 1.5 करोड़ पैसा अलॉट किया गया था, एग्जाम्पल है, तो आपने उस 1.5 करोड़ रुपए को कहाँ खर्च किया, बताइए हमें, आपका परफॉर्मेंस कैसा रहा। अगर आपका परफॉर्मेंस बेटर है, हमें ये लगता है तो ठीक है, आप आइए और 2 करोड़ रुपए ले जाइए, और 10-20 लाख की ज़्यादा जरूरत है वो भी ले जाइए। पर अगर आपका परफॉर्मेंस हमें समझ में नहीं आ रहा है और कंट्री की ग्रोथ या डेवलपमेंट में हमें उसका कोई कॉन्सिक्वेंस, पॉजिटिव कॉन्सिक्वेंस दिखाई नहीं दे रहा है, तो फिर फाइनेंस कमीशन को लगता है कि ऐसा हमें नहीं लगता कि हमें आपको और पैसा या इतना पैसा जिसकी आप डिमांड कर रहे हैं हमें आपको अलॉट करना चाहिए। तो मतलब परफॉर्मेंस देखा जाएगा कि आपका परफॉर्मेंस कैसा चल रहा है, और परफॉर्मेंस के बाद आपके उस स्कीम्स का जो आप चला रहे थे उसका आउटकम क्या निकला है, उसका परिणाम क्या निकला है। अगर परिणाम अच्छा है तो फिर वही बात है, पैसा अलॉट करने में दिक्कत नहीं है। पर अगर परिणाम अच्छा नहीं, हमें दिख रहा है कि उसका कोई परिणाम नहीं निकला, तो कोई दिक्कत नहीं। हालांकि गवर्नमेंट क्या करती है कि कभी कभी आउटकम पहले देखती है, कभी पहले परफॉर्मेंस देखती है। जैसे कि गवर्नमेंट बहुत सारे स्कीम्स लेकर आई है इस कंट्री के अंदर, लाइक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आउटकम सोच कर लाई गई स्कीम थी, लेकिन उसने बहुत बेटर परफॉर्मेंस किया, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ने इस देश की तस्वीर तकदीर दोनों को बदल दिया, खासतौर से हरियाणा से। और वो शुरू भी की गई थी हरियाणा से ही, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो उसने उसको बदल कर रख दिया। लेकिन उसी तरीके से गोल्ड मोनेटाइज्ड स्कीम, स्वर्ण विमुद्रीकरण योजना, वो सोची गई थी कि परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देगी और इसका आउटकम बहुत अच्छा निकलेगा, पर वो अब तक की सबसे सुपर डुपर फ्लॉप योजना हमारी कंट्री के अंदर है। तो समटाइम ऐसा ही होता है कि वही चीज़ होगी कि जैसे कि आप में से कुछ स्टूडेंट्स आउटकम सोचकर इस क्लास के अंदर पढ़ रहे होंगे और कुछ इस बेसिस पर पढ़ रहे होंगे कि पहले हम खुद का ही परफॉर्मेंस देखते हैं कि हम इसको फाइट कर भी पाते हैं कि नहीं कर पाते इस स्टडी को। दोनों तरीके के बच्चे इस क्लास में बैठे होंगे, और कुछ सीधा सोचकर बैठे होंगे नहीं IAS ही बनना है मुझे, तो हालांकि उसे अपना परफॉर्मेंस नहीं पता है कि मेरा परफॉर्मेंस क्या जा रहा है, टेस्ट में कैसा जा रहा है, क्लास में कैसा जा रहा है, समझने में कैसा जा रहा है, लेकिन उसके माइंड में एक चीज़ सेट है, बस मुझे IAS ऑफिसर बनना है। लेकिन उस आउटकम से पहले आपको अपना परफॉर्मेंस भी तो चेक करना पड़ेगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हो सकते हैं कि हमने सोचा है, पढ़ने बैठे हैं, अपनी ओर से मेहनत कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा पेपर देंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई प्लान भी रेडी रखेंगे। तो कई बार आप परफॉर्मेंस बेस्ड काम कर सकते हो और कई बार आउटकम, और कई बार आप दोनों चीज़ों को कंबाइन लेकर चल सकते हो। मोस्ट ऑफ दी आप कंबाइन ही लेकर चल रहे हो कि हमें परफॉर्म भी अच्छा करना है क्लास के अंदर, और हमारा आउटकम भी बिल्कुल क्लियर है कि हमें बनना तो ऑफिसर ही है, हमने वही बनना है, हमको और कुछ नहीं बनना है। तो आप उस हिसाब से परफॉर्मेंस भी क्लास के अंदर
दे रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हो सकती है। तो गवर्नमेंट ने एक नया ट्रेंड ये चलाया है अपने बजट के अंदर कि हम इन चीज़ों को देखेंगे, क्यों, ताकि ट्रांसपेरेंसी से काम हो सके और जो एक तरीके से फिस्कल मैनेजमेंट है ना, वित्तीय समावेशन या फिस्कल इंक्लूजन है, उसे ठीक तरीके से बजट के अंदर किया जा सके, ताकि हमारा बजट घाटे का ना हो और हमारा पैसा यूं ही व्यर्थ में ना चला जाए। फिर नेक्स्ट है जेंडर बजट, है ना, या जेंडर बजटिंग, जिसे हम कहते हैं लैंगिक या लिंग आधारित बजट। तो ये आप इसके नाम से ही समझ गए होंगे कि जब गवर्नमेंट अपने पैसे का, अपने टोटल बजट का, है ना, या जो उसकी बजट की शेप है, उसमें से कुछ % पैसा वो स्पेसिफिकली एक पर्टिकुलर जेंडर, तो जेंडर जब भी हम यूज़ करते हैं हमें समझ में आता है मतलब लेडीज़, मतलब फीमेल या विमेन, तो जब उनके लिए इस्तेमाल करती है, महिलाओं के लिए इस्तेमाल करती है, तो उसे हम कहते हैं जेंडर बजट। और ये भी स्पेसिफिकली जो हमारी कंट्री में आया है 2005-6 से आया है। कब से? 2005 to 6 में फर्स्ट टाइम मनमोहन सिंह जी ने इस बजट को अपने बजट में यूज़ किया था। किस फिस्कल ईयर में? 2005 से 6 में, ठीक है, 2005 से 6 में इसे सबसे पहले यूज़ किया था डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने अपने उस ईयर के बजट में। देखो बेटा, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सब लिखते जाना, ठीक है, मुझे बोलना ना पड़े बार बार, क्योंकि कई चीज़ें ऐसी हैं जो लिखने में नहीं आ पाती हैं, है ना। बहुत सी ऐसी चीज़ें बेटा जो लेक्चर में तो टीचर बहुत पढ़ा जाता है, लेकिन लिखने में नहीं आ पाती हैं, और क्वेश्चन वहीं से बन जाता है। तो कभी भी ना लिखने में कोताही मत कीजिए, आलसपना मत कीजिए, तुरंत लिख रही है, जो भी टीचर बोल रहा है सब लिखते जाइए, जो बताता जा रहा है सब लिखते जाइए, कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें काम आती हैं। तो और ये सबसे पहले इनिशिएट कहाँ से होता? 1982 ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने सबसे पहले लॉन्च किया था अपने यहाँ पर जेंडर बजट 1982 में। 1982 में ऑस्ट्रेलिया ने इसे लॉन्च किया था बच्चों सबसे पहले अपने यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद ये इंडिया में कब से आया बच्चों? 2005 और 6 से आया। कौन लेकर आए इसे? डॉक्टर मनमोहन सिंह जी। क्या उद्देश्य है बेटा जेंडर बजट का? क्या उद्देश्य है बेटा? क्या ऑब्जेक्टिव है? प्राइम ऑब्जेक्टिव क्या है? चलो सोचो। विमेन एम्पावरमेंट, वेरी गुड, ठीक है। और विमेन के लिए अलग से पैसा अलॉट करना, बिल्कुल ठीक बात है, ताकि विमेन का एम्पावरमेंट किया जा सके। और इसीलिए ये जो बजट है स्पेसिफिकली, ध्यान दीजिएगा, मैं इसको हटा रही हूँ फिर इसको बताऊंगी। तो जो जेंडर बजट है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूं, ये हम इकोनॉमी में कहने के लिए पढ़ रहे हैं, पर जो तो यस, हम इसे इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, लेकिन जो इससे कनेक्टेड क्वेश्चन है वो इंडियन सोसाइटी में पूछा जा चुका है। आपका जो इंडियन सोसाइटी का पेपर है ना, जो अभी तक आपका हुआ नहीं है, होगा, ये किस में आता है? आपके जीएस फर्स्ट में आता है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, पहले ही बता दिया जाए आपको। और इंटरव्यू में भी लगभग एवरी ईयर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्या ऑब्जेक्टिविटी है इसकी, क्या ऑब्जेक्टिव है, पूरा हुआ कि नहीं हुआ, आप क्या ऐड ऑन करना चाहेंगे, क्या चीज़ें हैं, इसके कुछ कंपोनेंट बताइए। और इसी के जो 2 कंपोनेंट है उससे कनेक्टेड इंटरव्यूअर से बात की है, बच्चों को पता ही नहीं, ठीक है, तो इसलिए आपको सब पता रहेगा। तो ये बजट 2 कंपोनेंट के बेसिस पर बात करता है, ठीक है। पहली बात करता है जेंडर इसे हम हिंदी में कहते हैं संवेदनशीलता। और दूसरा ये बात करता है जेंडर ब्लाइंडनेस। लिंग अंधानुकरण पर, ठीक है। तो जेंडर सेंसिटिविटी एंड जेंडर ब्लाइंडनेस पर बात करता है।
अब अगर आपसे पूछा जाए कि जेंडर सेंसिटिविटी क्या है, आप क्या बताएंगे? समझ के ऐसे सोचिए, ऐसे सोचो दिमाग में। और ब्लाइंडनेस क्या होगी? किस में आएगा ये? जेंडर ब्लाइंडनेस में। अच्छा, डिस्क्रिमिनेशन को एंड करना, ओके ठीक है। और सेंसिटिविटी क्या होगी? हाँ। और हाँ हाँ ठीक बोल रहा हूँ, उसको मतलब एलिविएट करना, इराडिकेट करना, मान लो तुम ये कहना चाह रहे होगे, ठीक है कोई बात नहीं है, वेरी गुड। और बताओ, और सोचो सेंसिटिविटी क्या है, जेंडर ब्लाइंडनेस क्या है। और हमारी कंट्री में खैर सेंसिटिविटी तो हमको दिखाई नहीं देती है, नो डाउट, ब्लाइंडनेस जरूर हमें दिखाई देती है। देखो मैं बताती हूँ, एक्चुअली इन टर्म्स को यूज़ किया था लेट मिसेस सुषमा स्वराज जी ने। इन वर्ड्स को सबसे पहले सदन के अंदर, हाउस के अंदर यूज़ किया था। जेंडर बस्टिंग के ऊपर जब वो बात कर रही थी सदन के अंदर, तो मिसेस स्वराज ने बात किया था इसके ऊपर कि भाई इन चीज़ों पर हमें ध्यान देना चाहिए। यस, सुषमा स्वराज जी ने। और उन्होंने बताया था कि देखिए हमारी कंट्री में क्या है ना, हम लोग बजट ला रहे हैं विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर हम लोग बहुत बात कर रहे हैं, नो डाउट बहुत बात कर रहे हैं हम लोग विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जेंडर बायसनेस के ऊपर, जेंडर डिस्पैरिटी, डिस्क्रिमिनेशन, ये सारी चीज़ें मतलब हमारे यहाँ पर चल रही हैं। लेकिन हम लोग देखो अपनी कंट्री में कितनी भी बात कर लें इन चीज़ों को लेकर, पर आपको क्या लगता है कि लोगों का मूड और लोगों का मूड, लोगों का बिहेवियर बदल गया है? आपको वास्तव में लोगों का बिहेवियर बदला हुआ दिखाई देता है लड़कियों के प्रति, महिलाओं के प्रति? कहने का मतलब एक पर्टिकुलर जेंडर के प्रति नहीं, उनका जो रवैया है वो बिल्कुल बदला नहीं है, लोगों का रवैया बिल्कुल नहीं बदला, मैं आपको बता रही हूँ। आप किसी जॉब में जाएं, आप वेजेस लोग को लेकर मतलब वेतन को लेकर बात करें, है ना, आप किसी अच्छे पोस्ट या पद की, अच्छे डेजिग्नेशन की बात करें, आप इस तरीके से बात करें, आप किसी भी वे में बात कर लें, घर में विमेन की कंडीशन की बात करें, तो एक्चुअली कहने की बात है कि हम इतनी चीज़ों पर बात कर रहे हैं, पर ऐसा लगता है कि सिर्फ एक गवर्नमेंट लेवल पे बात हो रही है, एक कागजों में बात हो रही है, सरकारी रूप में बात हो रही है, पर घर से, परिवार से, समाज से, आसपास के वातावरण में हमें ये चीज़ें दिखाई नहीं दे रही है। जब भी कोई ऊंचा पद देने की बारी आती है तो बात क्या होती है, किसी मेल को होना चाहिए, बिल्कुल पक्की बात है ना? क्यों? क्योंकि ऊंचे पद पर किसी पुरुष को ही बैठना चाहिए, क्योंकि पुरुष ज़्यादा एबल है, ऐसा माना जाता है। हम नहीं मान रहे, आप और मैं नहीं मान रहे इस चीज़ को, पर ऐसा सोसाइटी में शो किया जाता है, बताया जाता है। घर में कोई डिसीजन मेकिंग की बात है तो लेडी कहाँ लेगी? मम्मी क्यों लेगी, बेटी क्यों लेगी, वाइफ क्यों लेगी, है ना? तो हमेशा डिसीजन मेकर कौन होगा? हमेशा मेल होगा, या कोई मेल लाइन मेंबर होगा, है ना? बेटा हो सकता है, भाई हो सकता है, पति हो सकता है, पिता हो सकता है, जेठ हो सकता है, देवर हो सकता है, मतलब मेल लाइन मेंबर, जिसे एक्चुअली हम लोग पेट्रियार्की कहते हैं, है ना? तो जहाँ पर पिता या पुरुष की ही सत्ता होती है, और उसे हम क्या कहते हैं? पेट्रियार्की कहते हैं, वो भी रिजिड पेट्रियार्की। हमारे यहाँ पर एक रिजिड पेट्रियार्की है जो फॉलो की जाती है, और जहाँ पर एक पुरुष सभी निर्णय लेता है, अच्छे बुरे जो भी निर्णय, और वो सब के सब महिलाओं पर थोपे जाते हैं, और उन्हें मानना उनके लिए वो बाध्यता होती है, ऑब्लिगेटरी होता है कि वो उन्हें मानना पड़ेगा। अगर वो ना माने तो फिर उसे महिला की बगावत कहा जाता है। कहा जाता है कि महिला अच्छी महिला नहीं है, समाज में ऐसा कहा जाता है। और अच्छी महिला क्यों नहीं है? क्योंकि देखो इसने अपने घर में पिता की या पति की या भाई की बात को नहीं माना है, खास तौर से पति की बात को नहीं माना है। तभी कहने वाले बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मतलब ये टॉपिक इतना अच्छा टॉपिक है, आपके सोसाइटी में, जस्टिस में, ऐसे में, इकोनॉमी में, बेटा एथिक्स में बहुत जगह पर कवर हो रहा है, इंटरव्यू में, इकोनॉमी में तो हो ही रहा है। तो इससे कनेक्टेड तभी एक बात बोली जाती है कि हमेशा एक औरत जो है वो सीता ही हो सकती है, वो कभी बुद्ध नहीं हो सकती, है ना? हमेशा जो औरत है वो सीता ही हो सकती है, उससे जब भी उम्मीद की जाएगी एक सीता बनने की जाएगी। लेकिन एक औरत इस देश में, हमारे देश में खास तौर से हम बात करें इंडियन सोसाइटी की, तो एक बुद्ध कभी नहीं हो सकती। बुद्ध क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि बुद्ध अपनी सोती पत्नी और बेटे को छोड़कर जंगल की ओर चले गए थे, है ना? तो एक औरत अगर ऐसा कर देती, मान लीजिए कि अपने सोते पति और बच्चों को छोड़कर वो चली जाए, तो आपको पता है कि समाज में उसका नामकरण किस नाम से होता है, या उसे क्या कहकर बुलाया जाता है, चाहे उसकी मजबूरी कुछ भी, वो किसी पर पुरुष के लिए नहीं गई है,
किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के चलते नहीं गई है। मान लीजिए उसको भी अपने आत्म की खोज करनी है, बुद्ध को तो आत्म की खोज करनी थी ना, लेकिन फिर भी बुद्ध भगवान माने जाते हैं, है ना। लेकिन सीता अग्नि परीक्षा देकर भी कलंकित ही कहलाती है उस समाज के हिसाब से। जब हम बोलते राम राज्य था तो राम राज्य में भी सीता के ऊपर कलंक लगा, है ना। तो आज के समय में हम क्या बोलते हैं, एक नारी कैसे अछूती रह सकती है, कि जब उस युग में मतलब राम राज्य में सब कुछ इतना अच्छा था, रावण ने छुआ भी नहीं, फिर भी लोगों को लगता है कि अगर सीता रह कर आई तो ये तो पल्यूटेड ही है, और इसीलिए उनसे उनकी परीक्षा की मांग की गई। अब आज की नारी जहाँ पर ऐसी कोई शक्ति नहीं है सीता जैसी कि धरती में समा जाए, ना ही अपने आप को वो प्रूफ कर सकती है, तो आज तो उसके ऊपर 100 प्रकार के लांछन है। वो वर्क भी कर रही है, काम भी कर रही है, घर से बाहर भी निकल रही है, लेट भी आ रही है, कभी उसको भी ऑफिस के काम से बाहर जाना पड़ रहा है। तो आज की नारी अपने आप में क्या उम्मीद करेगी। तो वही चीज़ है कि एक तरीके से क्या जेंडर ब्लाइंडनेस है। तो मतलब लोग अगर कहीं कुछ कानूनों को मान रहे हैं, कुछ प्रोविजंस को मान रहे हैं, तो सिर्फ इसलिए मान रहे हैं क्योंकि जस्ट बिकॉज वो कानून है, जस्ट बिकॉज क्यों, क्योंकि वो चीज़ें प्रोविजंस अगर नहीं मानी तो हमें सजा हो सकती है, हमें पनिश किया जा सकता है। और सेंसिटिविटी क्या होती है बेटा, जब हम अपने दिलो दिमाग से उस चीज को एक्सेप्ट करें। एक्चुअली वी रिस्पेक्ट टू विमेन, वी हैव टू गिव द रिस्पेक्ट टू विमेन, दैट इज कॉल्ड सेंसिटिविटी, है ना, कि हमें रिस्पेक्ट देना है। ये वही बात होगी ना, मेट्रो में आप विमेन सीट पर बैठे हैं तो आप दे रहे हैं, तो भी आप अपने आप को महान बता रहे हैं। महान तब है जब आप विमेन सीट पर नहीं बैठकर कॉमन सीट पर बैठे और फिर किसी विमेन या लड़की की रिस्पेक्ट देकर आप उसे सीट ऑफर कर रहे हैं, तब आप महान हैं। आई बात समझ में। लेकिन लोग उसमें भी बात क्या करते हैं, मेट्रो कोचेस से आप समझ लीजिए कि जब एक डिब्बा, एक फर्स्ट कार ऑफ द मेट्रो जब रिजर्व्ड है लेडीज के लिए, तो लेडीज कॉमन कोचेस में सफर करती ही क्यों है। ये क्या बात हो गई भाई। ऐसा एक को नहीं, आपने हजारों को, और मैं तो हर दिन ये कहते हुए सुनती हूँ, हर दिन कहते हुए सुनती हूँ, इनको अपना कंपार्टमेंट भी चाहिए और यहाँ भी चली आती हैं, घुसी आती हैं। बताइए बताइए यार, उस 8 कोच में एक कोच है, मैं तो कहती हूँ बराबरी करनी थी तो 4 विमेन और 4 फिर कॉमन होते। अरे एक ही कोच दिया गया यार उनकी सेफ्टी के लिहाज से, और अगर लेडीज में सफर करना चाहती तो देखिए कुछ जगह के कितने खचाखच लेडीज कोच कॉमन कंपार्टमेंट से ज़्यादा भरे होते हैं, जैसे कश्मीरी गेट और राजीव चौक के लिए। तो लेडीज़ को क्योंकि लगता है कि हम कॉमन कोचेस में सफ़र ना करें, कहीं टीजिंग हो जाएगी, कुछ हो जाएगा, हम ठसाठस इस भरे हुए डिब्बे में ही चढ़े, तो वो उसमें चढ़ने की हिम्मत भी नहीं करती हैं। और उसके बाद भी लोग ये नहीं कह रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि देखो, ये देखो, इस तरीके से समानता लाएंगे, एक डिब्बा दे दिया, बताओ इनकी सीटें खाली हैं, हम उन सीटों में बैठ भी नहीं सकते हैं। अरे वो लेडीज़ कोच है। तभी मेट्रो ने अपना एक और जो अनाउंसमेंट है वो चेंज कर दिया है। पहले था कि फर्स्ट कार है ना इज रिजर्व्ड फॉर लेडीज, तो मेल पैसेंजर्स कैन नॉट एंटर इन दैट कोच। अब उन्होंने बोला है कि उसमें प्रवेश करना ही वर्जित है। हाँ, एंटरिंग इज प्रोहिबिटेड एंड दंडनीय अपराध, पनिशेबल ऑफेंस है। क्योंकि लोग क्या करते थे, जानबूझकर लेडीज कोच से चलते हुए आगे आते थे। लोग तो लोग ही हैं, इंडिया तो इंडिया है, आप भी जानते हो इंडिया कैसा, और मैं भी जानती हूँ इंडिया कैसा है। और कुछ लोग तो 3-4 स्टेशन खड़े रहते हैं, औरतों को ताकते रहते हैं, ताड़ते रहते हैं बढ़िया तरीके से। जब ताड़ा ताड़ी हो जाती है, जब कोई पढ़ी लिखी लेडी बोल देती है भैया ये विमेन कोच है, लेडीज कोच है, तब आगे जाते हैं। तब भी आगे जाकर बिल्कुल बाउंड्री पर खड़े हो जाते हैं, और फेस तो लेडीज कोच की तरफ ही रहता है, फेस इधर ही रहता है। मेरा तो मानना उसमें दरवाजा भी ऐड कर देना चाहिए। हाँ नहीं, सही बात है। बल्कि मैं तो इस बात की पक्षधर हूं कि आप सिर्फ फर्स्ट कार रिजर्व ना करें, उसमें गेट भी लगाए, बाकी में ना रहें। लेकिन वो दिक्कत ये कि कभी विमेन भी तो पीछे से चढ़कर अपने लेडीज कोच में आती है, गवर्नमेंट ने ये सोच कर किया है। लेकिन अब लोगों की सोच देखो आप, लोगों की सोच क्या है, क्योंकि मैं तो रोज इतना सफर करती हूँ, 4-5 घंटे मेरा डेली मेट्रो में ही सफर होता है, तो मुझे पता है ना लोग कैसी कैसी बातें करते हैं। हाँ ये देखो, इनको वैसे तो सब जगह वो है, ऐसे में तुरंत टोक देंगी ये लेडीज कोच है, सीटें खाली पड़ी है, लेकिन हम बैठ नहीं सकते हैं। भाई बैठ जा, तू वहीं बैठ जा, तुझे लेडीज कोच में ही बैठना है, बताओ। हाँ, और फेस तो कभी भी देख लेना,
लेडीज कोच के बीच में खड़े होकर फेस ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही देखते रहे। भैया हट जाओ, नजर हटा लो वहां से। ऐसा क्या तुम नजर लगाए बैठे हो, हटा लो अपनी नजर। लेकिन क्या बोला जाए, दैट इज कॉल्ड ब्लाइंडनेस। आई बात समझ में? तो सेंसिटिविटी है बच्चों, जब हम बात नहीं करो, डोंट टॉक, जब हम अपने माइंड से चीजों को रिस्पेक्ट करें, ठीक है ना, तब हम उसे क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी कहते हैं। और ब्लाइंडनेस क्या है, सिर्फ कानूनों के डर से हम उन चीजों का पालन करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ब्लाइंडनेस। पर इंडिया के अंदर अभी क्या है, सिर्फ और सिर्फ ब्लाइंडनेस ही है। फिर लास्ट है आपका ZBB, है ना, जेंडर बेस्ड बजट, ZBB। ZBB, जेंडर बेस बजट, सॉरी जीरो बेस बजट, सॉरी जीरो बेस बजट, है ना, ZBB मतलब शून्य आधारित बजट, ठीक है। अब ये क्या होगा, आप देखिए जीरो क्यों लगा होगा यहाँ पर, ऐसे ही सोचो, इमेजिन करो, जीरो क्यों लगा होगा। बाकी में तो आप समझ गए, परफॉर्मेंस, आउटकम, कैपिटल, जेंडर। अब इसमें जीरो क्यों लगा होगा बताओ, मतलब शून्य रहेगा बजट। हाँ हाँ फिर से बोलो। अच्छा, रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर इक्वल, नो नहीं, एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस, हाँ मे बी, हाँ हो सकता है। और बताओ, अज्यूम करो, कम से कम अज्यूम तो करना ही चाहिए क्लासेस में, है ना, उससे आपके क्या है ना, जो थॉट्स वो खुलते हैं कि आप कहाँ तक सोच सकते हो। इसलिए टीचर हमेशा स्टूडेंट से पूछता है क्लास में कि बोलो, ताकि आपके थॉट खुल कर आए। क्या हुआ आदित्य? तुम कहां से हो आदित्य, यूपी से हो? अच्छा कुछ नहीं, छोड़ दो, बोलने वाले ने बोल दिया, तुमने सुना ही नहीं आदित्य। कह रहे आदित्य तो हमेशा लेडीज कोच में सफर करता है। आज लोग, वो तो मेट्रो से ही नहीं आता, और क्या, वो तो मेट्रो से ही नहीं आता। चलो ये तो चलता है, और क्या मजाक है, क्यों आदित्य, इतना तो चलता है, फ्रेंड्स का इतना मजाक तो चलता है। देखो, जीरो बेस बजट का मतलब है कि जब फाइनेंस कमीशन या फाइनेंस मिनिस्ट्री अदर मिनिस्ट्री से ये कहती है कि हम आपके लास्ट किए गए काम को शून्य से एस्टिमेट करेंगे, जीरो से। मैं बताती हूँ कैसे, इसको एग्जाम्पल से। सपोज दैट हमारा कल टेस्ट हुआ, और भी पेपर्स चेक होंगे, हो सकता है कोई और बच्चा और अच्छा कर रहा हो, या कल भी एक टेस्ट होगा। अब उस टेस्ट में मान लीजिए एक्स बच्चा है, स्टूडेंट है, एस्पिरेंट है, वो टॉप रहा। अब अगली उपलब्धि सिर्फ उसके उस टॉपर या उसके टॉप करने के नाम से तो उसकी नहीं मानी जाएगी ना, जब तक कि वो अपने हर एग्जाम या हर टेस्ट में टॉप ना करे। अब एक बार मान लीजिए एक्स ने टॉप कर लिया, एक बार वाई ने टॉप कर लिया, और वो बोले हर बार मैडम मुझे ही टॉप पर रखिए, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर बार वो नंबर बदलेंगे, कभी तुम टॉप, तुम टॉप, तुम टॉप, तुम, कभी तुम। हाँ, एक कोई हो सकता है जो सस्टेनेबली है, तो फिर वो बात अलग, लेकिन फिर भी उसे हर बार प्रदर्शन तो करना ही पड़ रहा है ना, परफॉर्मेंस तो उसे भी बेटा हर बार देना ही पड़ेगा ना। हम ये तो नहीं कह देंगे ना टेस्ट एक्स बच्चे तुम साइड हो जाओ, हमें तो पता है ना तुम तो फर्स्ट ही आने वाले हो, ये तो पॉसिबल नहीं है ना। हम फिर भी क्या करेंगे, हर बार वो टेस्ट में बैठेगा ही बैठेगा, या बैठेगी। तो वही चीज हो गई। तो यहां पर भी जो फाइनेंस कमीशन है वो मिनिस्ट्री से ये कहता है कि आपने जो लास्ट वर्क अपने किए, आप उस बेस पर हमसे आगे का पैसा अलॉटमेंट के लिए नहीं कह सकते, पहले आप अपने पूरे परफॉर्मेंस को हमें शो करके दीजिए। तो फिलहाल हम आपके लास्ट किए गए कामों को शून्य मानेंगे, और अब हम ये मानेंगे कि आपको कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, क्यों खर्च करना है, और कितना खर्च करना है। तो आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे, कहाँ, क्यों, कैसे और कितना। अगर चारों प्रश्नों के उत्तर से हम सेटिस्फाई होते हैं तो आपको पैसा अलॉट किया जाएगा। अगर हम इसमें आपके एक भी क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं है तो आपको पैसा अलॉटमेंट नहीं होगा। तो उसे हम कहते हैं जीरो बेस बजट। तो लास्ट अचीवमेंट्स को हम जीरो मानकर चलेंगे, और आगे का आपका आउटकम क्या है,
आपका परफॉर्मेंस क्या है, वो परफॉर्मा आप हमारे सामने रखिए। अगर वो सूट करेगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपको पैसा तो फिर भी मिलेगा, बजट है। लेकिन हो सकता है जो आप डिमांड कर रहे हैं उतना पैसा आपको ना मिले। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बजट है अभी के टाइम पे। और जो इंडिया का बजट है वो परफॉर्मेंस, आउटकम, जेंडर, ज़ीरो, इन सब को मिक्स करके ही बन रहा है, इन सबको मर्ज करके बन रहा है। लेकिन उसे नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? आम बजट। लेकिन वो आम नहीं है, अब वो खास हो चुका है। तो भारत का जो बजटीय प्रोसेसिंग था, मतलब बजटरी प्रोसेस था या बजटीय प्रक्रिया थी, वो पूरी तरीके से बदल चुकी है। लेकिन आम आदमी की समझ के लिए हमारी कंट्री में चूंकि लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, सीधे साधे हैं, उस वजह से उसे नाम क्या दिया जा रहा आज भी? आम या जनरल बजट। पर जनरल में अब कुछ भी जनरल नहीं है, सब कुछ स्पेशल हो चुका है। ठीक है, क्लियर है? इतना देख लो, इतने तक की चीज़ें क्लियर है बच्चों? ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि जो एनदर, ये तो वैसे टाइप्स ऑफ बजट हो गए सिंप्लीफाई तरीके से कि बजट कितने प्रकार के होते हैं। क्वेश्चन कहाँ से आएगा कोई गारंटी नहीं है, कई बार क्वेश्चन इनमें से भी आए हुए हैं। जीरो बेस पूछा गया है, जेंडर बजट तो बहुत ही पूछा जा रहा है, मैं बार बार बोल रही हूँ। आउटकम पूछा गया है, परफॉर्मेंस पूछा गया है। तो कहाँ से क्वेश्चन आएगा? मेरी ड्यूटी में सारी चीज़ें आपको कराती जा रही हूँ, ठीक है। बाकी आप पढ़ते जाइए, समझते जाइए, नोट्स भी, और आपको क्लास में भी नोट्स बनवाए जा रहे हैं, तो ठीक है। बाकी देखते हैं आगे क्या रहता है एग्जाम में। इस बार तो कोई दे नहीं रहा आपकी क्लास से, वैसे भी कोई नहीं दे रहा ना आपकी क्लास से। तुम दे रही हो क्या बेटा? तुम भी नहीं दे रहे हो? कोई नहीं दे रहा है, मतलब इस बार तो ठीक है, अच्छी बात है, फिर आपके पास तो अच्छा खासा समय है। तो मतलब इस बार का बजट भी आपको पढ़ाने का कोई फ़ायदा है नहीं है, मतलब मैं बता दूंगी क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर का बजट काम में आएगा ना। आप लोग 25 में दोगे ना? 25 में कौन कौन देगा? तुम दो। नहीं, मैं ये नहीं कह रही मैं पढ़ाऊंगी नहीं, मैंने ये बोला ही नहीं। मैंने कहा मेरी तो ड्यूटी है, पर मतलब मैंने कहा आपके काम का नहीं रहेगा उतना, क्योंकि आप 25 में दोगे या 26 में दोगे। कुछ बच्चे हो सकता है 26 में दे रहे हो यहाँ एग्जाम, है ना, और कुछ बच्चे 25 में दे रहे हो। कुछ ये भी हो सकता है जो 27 में दे, 27 में। हाँ, तो मैंने वही बोला ना, क्योंकि कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं हम 1-2 साल पहले रम कर तैयारी कर लें, कोचिंग में पढ़ लें, फिर सेल्फ स्टडी कर लें, मेंस मतलब ऑप्शनल पूरा तैयार कर लें, देन उसके बाद एक ही बार दे अटैम्प्ट, क्योंकि अटैम्प्ट खराब ना हो अगर आप जनरल हैं। हाँ, बाकी आप SC ST में आ रहे हैं तो फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब देखिएगा, बजट की बात करते हैं। वही नहीं, फिर से नहीं है, वो सिंप्लीफाई तरीके से ये स्ट्रक्चर बेस्ड बजट है, मतलब उनकी बनावट के आधार पर। मैं लिख भी दूंगी नीचे, डोंट वरी, मैं लिख भी दूंगी। तो दो तरीके के बजट है, एक तो रेवेन्यू बजट है और दूसरा कैपिटल बजट है। दो तरीके के बजट है ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, संरचना के आधार पर। पहले जो हमने टाइप्स ऑफ बजट बात किए थे वो सिंप्लीफाइंग जो वे में एकदम टाइप्स थे, ठीक है ना, सिंप्लीफाइंग वे में टाइप्स थे, ठीक है। अब देखिएगा, ये जो बजट है एक तो रेवेन्यू बजट है और दूसरा कैपिटल बजट है। और जब बजट की हम लोग बात कर रहे हैं तो हम लोग क्या बोले, दो कंपोनेंट उसमें है ही हैं। कौन कौन से? रिसिप्ट एंड एक्सपेंडिचर, ये तो होंगे ही होंगे, है ना। तो रेवेन्यू में अपने रिसिप्ट और एक्सपेंडिचर होंगे और कैपिटल में अपने रिसिप्ट और अपने एक्सपेंडिचर्स होंगे, ठीक है। तो मैं चेंज कर दूं ये स्लाइड,
लिख लिया आप लोगों ने? सबने लिख लिया पीछे बच्चों? लिख लो, देख लो, हो गया? हटा दूं फिर? ठीक। अब देखिए, अब हमने बोला कि रेवेन्यू बजट, कैपिटल बजट, अब इसके भी अपने दो कंपोनेंट्स होंगे हमने बोला। ठीक है, लिख लो बेटा इसी तरीके से, इसको पहले लिख लो। लिख लिया? रेवेन्यू बजट और पूंजी कैपिटल बजट है ना, राजस्व बजट और पूंजी बजट। तो इनके अपने अपने दो कंपोनेंट्स हो गए, एक तो रेवेन्यू रिसिप्ट्स जिसे हम राजस्व प्राप्तियां कहते हैं, और दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या राजस्व व्यय। ठीक है, कैपिटल बजट के भी सेम एज दो यहाँ पर कंपोनेंट्स है, एक तो कैपिटल रिसिप्ट्स और दूसरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, पूंजी आय और पूंजी व्यय या पूंजी प्राप्तियां और पूंजी व्यय। अब जो बाकी के कंपोनेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपसे पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, वो किन के अंदर आएंगे? इनके अंदर आएंगे, मतलब इस चार्ट के अंदर आएंगे। जैसे कि आपने जो चार्ट बनाया होगा, मैं आपको आगे बताती जाऊंगी, तो उसी चार्ट के नीचे नीचे आपको काम करना होगा। जैसे मैं आपको कंपोनेंट बताऊंगी कि रेवेन्यू रिसिप्ट्स कौन से हैं, तो आप उसके नीचे लिखेंगे। फिर मैं आपको बताऊंगी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कौन से हैं, तो आप समझ रहे 1 2 3 करके उसमें लिखेंगे। फिर यहाँ पर और फिर यहाँ पर, और फिर उन कंपोनेंट्स को हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छी तरीके से, क्योंकि नोट्स में वो सारी चीज़ें, इसको लिखवाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हम बिल्कुल सेम का सेम लिखेंगे, मतलब कोई मैटर अलग नहीं है। तो वो आपको नोट्स मिलेंगे, उसमें आप पढ़िए। बाकी क्लास में मैं एक एक चीज़ जहाँ मुझे लगेगा तुरंत लिखवाना है तो मैं उस चीज़ को तुरंत लिखवाऊंगी। टॉपिक का नेम तो मैंने आपसे डलवाई दिया है, थोड़ा सा तो लिखवाई दिया है, तो जहाँ मुझे फील होगा कि कुछ चीज़ें मुझे अपनी ओर से करानी है, ठीक है, और जो सेम की सेम है, क्योंकि ये टॉपिक जो बहुत फैक्चुअल है, और जो डिस्कशन करना है वो टीचर को ही करना है। जैसे और टॉपिक्स में क्या था, कंटेंट है ना, जैसे इंडस्ट्री में कंटेंट था, इन्फ्लेशन में था, एलपीजी में था, तो मैंने बराबर लिखवाया और कराया। तो इसमें उस तरीके का कंटेंट नहीं है। एक्चुअली अगर हमने इस चार्ट को समझ लिया तो एक तरीके से टॉपिक पूरा क्लियर हो जाएगा, और उस चार्ट को ही हमें समझना है, क्योंकि थोड़ा सा कहीं कहीं कन्फ्यूजिंग भी रहता है। ठीक है, तो बाकी इस टॉपिक को हम कब करेंगे? अब मंडे करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक अब जो शुरू होगा तो वो चलेगा पूरा 1 घंटा चलेगा, ये जो कंपोनेंट। तो ये जो चार्ट है आप ध्यान रखिएगा कि चार्ट यहाँ तक बनवाया है, उसके नीचे नहीं बनवाया है। तो मंडे हम लोग क्या करेंगे, इसी के नीचे और इसके नीचे कंपोनेंट्स, इसके नीचे कंपोनेंट्स और इसके नीचे, और फिर उसके बाद डिस्कशन, और फिर उसी चार्ट के बेसिस पर हमारा क्या आएगा, फिस्कल डेफिसिट आएगा। फिर उसी चार्ट के बेसिस पर हमारा प्राइमरी डेफिसिट आएगा, मोनेटाइज्ड डेफिसिट आएगा, और फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग। मतलब एक्चुअली जिसे आप बजट बोलते हो, जो गवर्नमेंट ने दिया, वो पूरा कॉन्सेप्चुअली क्लियर। और फिर मैंने क्या बोला था, अब इसके बाद अगर आप खुद भी बजट पढ़ने बैठोगे ना, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि अभी तक आपको क्लियर नहीं था, क्योंकि आपने कंपोनेंट्स पढ़े नहीं थे। तो उसके बाद फिर आगे क्या, वो तो डेटा है, डेटा तो हर साल बदलेगा, लेकिन बाकी जो कंपोनेंट्स रहेंगे गवर्नमेंट के, वो बिल्कुल सेम के सेम रहेंगे। ठीक है, क्लियर है एकदम? तो इसको मंडे को करेंगे। कल आप लोग का टेस्ट है, अराउंड लगभग 35 से 40
क्वेश्चंस होंगे, क्वेश्चंस अच्छे होंगे, बढ़िया पढ़िए उसको और बढ़िया तरीके से टेस्ट दीजिए। और बाकी आपकी जो पेपर है वो आपको मिल जाएंगे मंडे को फाइनली, है ना, चेक होकर मिल जाएंगे कमियों के साथ, और कमी क्लास में ही बताई जाएगी सबकी सबके सामने, वही ज़रूरी है, तभी आप में रिफॉर्म आएगा। अगर सबके सामने नहीं बताएंगे तो फिर वो रिफॉर्म कभी भी नहीं आ पाएगा, ये भी बात उतनी ही श्योर है। तो हमेशा जब भी कमी हो सबके सामने, देखिए हंसने के लिए कोई नहीं बैठा यहाँ पर, और जो हंसेगा तो उन सबकी भी अपने आप में कमियाँ, कौन हंसता है, कौन हंसता है? आदित्य, ये वो क्या हंसेगा, वो तो खुद ही गलती किया बैठा था कल, वही, और क्या उसमें क्या बात है, वही तो, इसमें हंसने की कोई बात ही नहीं है, किसी को किसी पर नहीं हंसना चाहिए, ये सब तो चलता रहता है ना, ठीक है। अब तुम्हारी कल मात्रा की कितनी मिस्टेक थी, है ना, अब दूसरा पेपर चेक करूंगी, विशाल भी बहुत करता है मात्रा की मिस्टेक, बहुत करता है, हिंदी मीडियम के बच्चों की मात्रा की मिस्टेक की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। ठीक बेटा, ऐसे होगा कि आप ना जिस चीज़ को, अच्छा क्वेश्चन किया बिलाल, आप जिस चीज़ को प्रोनाउंस करते हो कैसे करते हो, जैसे तुम्हें हंसी आएगी सुनकर, तुम्हारा नाम क्या है? बिलाल, तो तुम कैसे बोले? बिलाल ना। अब मैं बोलूं बिलाल, बहुत हंसी आएगी तुम्हें सुनकर, बिलाल, तो बिलाल मतलब कि तुम्हारी मात्रा में लग रहा है छोटी ई। हमें बचपन से जो प्रोनाउंसिएशन सिखाया गया था, कैसा सिखाया गया था? ऐसी तो, हाँ, तभी तो हमें ए ओ औ ऐसे सिखाया जाता था, लेकिन हिंदी के बच्चे पता नहीं क्यों उसे भूल गए हैं। तो तुम्हारा नाम है छोटी ई की मात्रा के साथ बिलाल, आई बात समझ में? मेरा नाम है स्मिता, मतलब छोटी की बात है, मुझे बोले स्मिता, तो नेम बदल गया ना, आई, ऐसे हम सब के साथ है। तो हिंदी के बच्चों को प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देना है कि हम बोल क्या रहे हैं, तो जो बोल रहे हैं वही लिख रहे हैं, और इसीलिए हिंदी के बच्चों को राइटिंग में टाइम लग जाता है और इंग्लिश के बच्चों को कम समय लगता है, क्योंकि उनमें मात्रा नहीं है, सीधी स्पेलिंग है। हाँ, और हिंदी के बच्चों को इसलिए टाइम टेकिंग है मेंस लिखना, क्योंकि उनकी मात्राएं बहुत है और आपको ऊपर से लाइन भी खींचनी पड़ती है। लेकिन इंग्लिश के बच्चों के लिए कुछ नहीं, वो सीधा यूं घसीटा मार ऐसे 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 लिखते चले जाते हैं। तो इसीलिए ये भी एक कारण है कि इंग्लिश के बच्चों का सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि मतलब एज कम्पेयर टू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स, हाँ, दे कैन अटेम्प्ट मोर क्वेश्चंस, है ना। तो जहाँ पर मान लीजिए एक बात है 25 में से 23 करे तो आप 25 में से 19 या 20 ही कर पाते हो, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, बट कोई बात नहीं, सब चलता है प्रैक्टिस से, ठीक है। चलो ठीक है बच्चों, ओके, थैंक यू। वही तो बात करेंगे, लो वही तो टॉपिक है। लो, ये क्या क्वेश्चन हुआ? हाउ डियर यू, तुमने कैसे कर लिया क्वेश्चन बिना पढ़े अभी मुझसे? सबसे पहले नाउ यू सब्जेक्ट, हाँ, व्हेन उसकी एप्लीकेशन, अगर उसकी एप्लीकेशन अलाउ हो गई तो इट विल टर्न बैक टू द डेट ऑन विच ही फाइल्ड द, सो व्हेन विल यू से द सूट इज इंस्टीट्यूटेड, राइट, रिलेट्स बैक टू, अब ये उसमें है जहां पे प्रॉपर केस ऑफ, राइट नाउ, लेकिन in cases where ECC or अपनी जो property is liable in computing where an applicant leave to and rejected, that is dismissed, मैंने dismiss लिखा है तो reject भी लिख देता हूँ आपके थोड़ी, और आपको लगेगा बेयर एक्ट का ही लिखा है।
रिजेक्टेड, ठीक है, the time during which the applicant has been prosecuting in good faith his application for such leave shall be excluded. क्या कहता है ये? गुड फेथ, हाँ, The court may, on payment of the court fees for such suit or appeal, treat the सेम डे इट विल गो बैक टू, माना जाएगा किस दिन वो इस डेट पर इंस्टीट्यूट हुआ। बात समझ आ, सूट कब इंस्टीट्यूट होगा? द इंपॉर्टेंट कैच इज 13 के लिए एक चीज बहुत जरूरी है जो उसे प्रूव करनी पड़ेगी कि भैया मैंने जो एप्लीकेशन लगाई थी ये गुड फेथ में, because he does not prove the good faith, because that he does not prove the good faith, so benefit must have तभी तो बनाया कि पता लग गया कि वो अगर वो ईमानदारी से उसको लगता है उसको गुड फेथ में लगता है जाएगा, अगर